तो डेली जाते हो आप कॉलेज? ठीक हो गया, हम स्टार्ट ले लेते। अटेंडेंस बनाता हूँ। मोहम्मद उमर, ठीक है। हाँ, UMAR, ठीक है। मोहम्मद उमर, इंटरमीडिएट करो। वैसे इससे पहले कोई काम वाम किया हुआ, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हुआ है? सही है। फादर वगैरह क्या करते हैं, भाई या कोई फादर? ठीक है। हाँ भाई सिखा दे जी। ताबिश कुरैशी, एक तो वो ताबिश हाशमी है। अच्छा, क्लास 1 में तो नहीं, हमारी आज 3rd क्लास में। ठीक है। ताबिश कुरैशी क्या कर रहे हो? फर्स्ट ईयर के अंदर है, TCF कॉलेज में, वहीं कयूमाबाद में। इनका एक ही कॉलेज है क्या? अच्छा, तो डेली जाते हो वहाँ? वो कितनी देर लगती है आने जाने में? अच्छा, पिक एंड ड्रॉप है उनका, फिर तो सही है, फिर तो चलो बेस्ट है। बाकी कोई वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी नहीं है? फादर क्या करते हैं या घर में कोई भाई वगैरह? अच्छा, अल्लाह से। तो कौन देखता है? सही है, बेस्ट। चलो फिर तो तुम ज्यादा मेहनत करो। हाँ भाई, तुम्हारा तो नाम मुझे बताया था तुमने, अहमद। हाँ, अहमद, अहमद रजा, अहमद रजा। तुम फर्स्ट में भी आए थे, सेकंड में आए थे, थर्ड में भी आए थे। ठीक है, अहमद रजा। अच्छा, हाँ, गुलाम मुस्तफा, अहमद रजा और गुलाम मुस्तफा। मुस्तफा, तुम एक ही क्लास में आए हो अब तक। हाँ बताओ, क्या करते हो? रशीदाबाद में, हाँ आपने मुझे बताया था मैट्रिक पास हो। ठीक है, इसके साथ आप भी काम करते हो? उसको भी आता है कोई स्टोर स्टोर बनाना, ये सारा कुछ आता है? ठीक है, ठीक है, बेस्ट बेस्ट। अच्छा मुझे ये बता दो, वो इसके अलावा बस ये जॉब ही कर रहे हो? मैट्रिक करके फिर छोड़ दिया था, आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं की? ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ अच्छा, सही। हाँ भाई, अब्दुल समद, तुम तो आज ही आए हो, बताना शुरू करो अपने बारे में। एजुकेशन क्या है आपकी? बस मैट्रिक करके छोड़ दिया। कब मैट्रिक की थी? इसी साल की है। कोई जॉब वगैरह करते हो? आगे पढ़ने का इरादा है? अच्छा, कोई बिजनेस वगैरह या कोई और काम का एक्सपीरियंस? कोई फादर वगैरह, भाई कोई क्या करता है? अभी तुम क्या करोगे फिर, फादर DC ऑफिस में थे तो। ठीक है। हाँ भाई, हाँ, BAS, VAR, बस वीर, वीरा बस करना। क्या करो? वेब, वेब डेवलपमेंट कहाँ से सीख रहे हो? ऑनलाइन? हाँ, 22। अच्छा, ऑनलाइन भाई से सीख रहे हो। भाई कहाँ से ऑनलाइन पढ़ा रहे? अच्छा अच्छा, सही है, सही। ऑनलाइन क्या वर्क करते हो? कहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ते हो? सही है। क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हो? हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, वो तो फिर इस साइड पे, तो फिर इस साइड पे सही, सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारा तो मुझे पता ही है, उमर, UMER, उमर, पूरा नाम? मोहम्मद उमर, कंफ्यूजन ना हो। फादर नेम कुछ बता दो। सन ऑफ गुलाम फरीद। अच्छा भाई, FORID? ठीक है, आप तीनों क्लासेस में आए हुए थे, बेस्ट है। अगला बच्चा कौन है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, अम्माद, ए हम्माद, हाँ सही से निकाला करो यार, मस्जिद में बैठे हुए तुम। हम्माद शाहिद भाई के लड़के हो आप। ठीक है भाई, तीनों क्लासों में आप आए हुए थे। हाँ ठीक है, कुछ पूछने की जरूरत है? सिवाय नाम तुम्हारा क्या था? हाँ, मोहम्मद बिलाल। मैं अपना नाम कैसे भूल गया? तुम हाँ भाई, अगले। एक मिनट रुको यार। हाँ भाई बताओ। अरे कोई भी बता दो भाई। मोहम्मद हमजा
खान जी, अबू जर देखा भाई, 2 हफ्ते बाद मुझे नाम भूल जाऊंगा, यहाँ से याद रहेंगे। अच्छा भाई आपका नाम शहजाद मजहर अहमद। मजहर क्या करते हो आप? एजुकेशन मैट्रिक कब की? 2024 में की है, पिछले साल की है। ठीक है, उसके बाद फ्री हो, आगे कोई जॉब वॉब करने का इरादा है? अभी फिलहाल कुछ नहीं। और फादर या भाई वगैरह क्या करते हैं? अच्छा, पेंट का काम करते हैं। कोई ऐसा बिजनेस का इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस है पहले? कोई भी नहीं है। ठीक है, टोटल ये बच्चे हैं हमारे पास, ऐसा ही है 6 और 12%। आज 12 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। ठीक है, बेस्ट है। चले इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा सा शुरू की 2-4 क्लासेस 5 क्लासेस थोड़ी हमारी स्लो रखते हैं हम, ताकि अगर कोई आ रहा है बच्चा किसी की क्लास में से तो वो कवर कर ले। उसके बाद हम अपना एक पेस लेके चलते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। अच्छा, ये शुरू की 2 क्लासेस के अंदर मेनली हमने फर्स्ट क्लास के इंट्रो पे रखी थी। मैंने एक चीज बताई थी बच्चों को, मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, क्लासरूम आपने ज्वाइन करना है। क्लासरूम पता है क्या होता है? गूगल क्लासरूम सबको पता है ना? अगर नहीं भी पता तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे जाके लिखोगे व्हाट इज गूगल क्लासरूम। ठीक है, यहाँ आधे से ज्यादा छोटे छोटे काम ऐसे करने पड़ेंगे आपको। मैं हाथ पकड़ के बहुत कम चीजें जो पढ़ाऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा। शॉर्टकट हर चीज अवेलेबल है, जो मुझे पता है ना यूट्यूब पे जाकर आसानी से नहीं मिलेगी वो मैं लाजमी करवाऊंगा। आपने क्लासरूम पर जाना है, गूगल क्लासरूम मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ अपनी आईडी ओपन करोगे। ठीक है, एक रूल याद रखना, अपनी जो गूगल की आईडी बनेगी ना उसको बना दो अपने नाम से। ठीक है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपका अपना नाम लिखा हुआ आना चाहिए, इससे मुझे पता चल जाएगा यार बच्चा कौन सा है। और दूसरी चीज, अपनी डीपी लगा लो, ये बेहतर है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, 1-2 पोर्टफोलियो। सबसे मेजर चीज है पोर्टफोलियो नहीं छोड़ना। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपको 2 महीने के बाद एक मिलेगा, 2 महीने के बाद दूसरा मिलेगा, वो तो किसी हालत छूटना नहीं चाहिए। जिसका वो छूट गया उसको ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। काम बेशक आप अपने शुरू करो, करते रहो, सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग टूल पर आता हूँ, ये कोड है, जिनके पास नहीं लिखा हुआ जो आज नए आए हैं वो ये कोड कॉपी कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप आप सबने ज्वाइन कर लिया? बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, ये अभी नए वाले हैं, इन्होंने भी नहीं किया। जिनको मैंने पहले बताया था उनके लिए पूछ रहा था मैं। ये आप लोग आज ये कॉपी करें, बस इससे गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। ठीक है, जो सेट है, क्लासरूम पता चल जाएगा, इसको भी पता है। हाँ भाई, ठीक है, ये आपने कोड लिखना है, क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। यहाँ एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है मैंने। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ खुल के आप बात करो, जो डिस्कशन करना है मुझसे पूछो, मुझे टैग करो, मैं इस ग्रुप में मौजूद हूँ। ठीक है, कोई भी चीज चाहिए मैं यहाँ आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी यहाँ एक और ग्रुप होगा जिसमें आपको सरकादिर वगैरह यहाँ पर है, सर वसीम वगैरह, वो आपको ऐड कर देंगे उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप होगा। यहाँ सुपा का कोई भी सुपा की तरफ से न्यूज आएगी, कुछ भी होगा तो वो यहाँ के हिसाब से रहेगा। जो दूसरा ग्रुप बनाया है डिस्कशन ग्रुप, वो मेरा ग्रुप है, उसके अंदर कुछ भी होगा तो मैं आपको डायरेक्टली गाइड करूंगा। कोर्स के दौरान भी, कोर्स के बाद भी। मैंने पहले कोर्सेज कराए हैं, आज तक जो बच्चे मैंने जो ग्रुप बनाए हुए थे जिनके अंदर मैं खुद हूँ, एडमिन भी हूँ, मैं ही कंट्रोल करता हूँ, तो कोई भी चीज पूछते हैं आज तक मैं रिप्लाई करता हूँ। अक्सर दूसरे और पुराने ग्रुप में जब मुझसे लेफ्ट हो जाते हैं या छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कि आपको प्रॉपरली इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड दूंगा, आप यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने 2 चीजें रिकमेंड की थी, कोई बच्चा बताएगा? जैसे कोर्स स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था 2 काम करना शुरू कर दो आप लोग। क्या? हाँ, शार्प टैंक की वीडियो देखनी है और हाँ टू डू लिस्ट डाउनलोड करने में। समझा देता हूँ दोनों चीजों को आपको। ये आपका पहला असाइनमेंट भी दूंगा मैं। ठीक है, ये असाइनमेंट में असाइन कर दूंगा, आपने ये तो नो या फिर उसकी स्क्रीनशॉट लेके जमा करवा देना ताकि एक आदत बने। यूट्यूब पर आता हूँ, छोटी सी चीज बता देता हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अभी से आपने जाकर शार्क टैंक देखना शुरू करना है। शार्क टैंक इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी देख लो आप। ठीक है, आई रिकमेंड इंडिया का सीजन 1 देख लो, बेसिक आपको सारी यहाँ पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये रहा, यहाँ आओगे शार्क टैंक पर, इनके बहुत सारे सीजन है, आगे लिख दो बेसिक सीजन 1। सीजन 1 पर आओगे, सारे एपिसोड होंगे और यहाँ पर आके आप यहाँ देखना शुरू करो। ऐसा कुछ बड़े बड़े एपिसोड लग रहे थे, ये
किसी में एक दो चीज होंगी, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ भी होगा हर उस पर कौन सा 49 मिनट पे क्या, हर एक मिनट पे ऊपर कोई ना कोई डिफरेंट है। शार्क टैंक क्या होता है भाई, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे क्या होता है इसमें? शार्क टैंक में क्या होता है, किसी ने देखना शुरू किया आपने तो देख रहे हैं ना, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे इनको क्या होता है, क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? पॉन्जी स्कीम थोड़ी है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ये होता है। हाँ, असल में होता क्या है, वैसे तो ये होता है फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक, इसमें क्या है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो बैठते हैं, लोग अपने फॉर्म सबमिट करते हैं जो कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, उनको बड़ा बिजनेस करना है, एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं या बेस्ट आइडिया मौजूद है, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज इन अ सेंस ऑफ लेबर, रिसोर्सेज इन अ सेंस ऑफ लिंक्स, रिसोर्सेज इन अ सेंस ऑफ लैंड, रिसोर्सेज इन अ सेंस ऑफ मनी। किसी भी सोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए किसी भी टाइप की इनको, तो वो क्या करते हैं, यहाँ अप्रोच करते हैं। तो इनका अगर आइडिया अच्छा लगता है इनको बुलाया जाता है और यहाँ आते हैं, ये जजेस बैठे होते हैं, जो जजेस होते हैं किसी ना किसी कंपनी के सीईओ होते हैं, फाउंडर होते हैं, बड़ी बड़ी इनकी अपनी कंपनीज होते हैं, तो इनके सामने वो आके अपना आइडिया पिच करते हैं। पिच करने पर बदले में हमें क्या चाहिए वो बताते हैं और बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने आया, अपना बिजनेस आइडिया बताया, ये तरीकेकार है, ऐसे इधर से हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये रहा। अब मुझे चाहिए बिजनेस को बड़ा करना है, अभी मैं 1 करोड़ की सेल पे हूं, मुझे इस बिजनेस को 20 करोड़ की सेल पे लेके जाना है, ठीक है, पर मंथ पे, या फॉर एग्जाम्पल मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए आप लोगों से, इतना पैसा चाहिए, बोलेंगे ठीक है। बदले में क्या, वो बोलेगा मैं आपको 5% दे सकता हूं अपनी कंपनी का, 3% दूंगा, 2% दूंगा, ठीक है। अब वो लोग फिर सोचेंगे, फिर वो नेगोशिएट करेंगे इससे कि भाई नहीं 5% नहीं 2% दे देंगे। उनको आइडिया सही लगेगा, आइडिया के अंदर मसले निकालेंगे, बोले मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आपके आइडिया के अंदर ये मसला है, ये तो पहले से मौजूद आइडिया है, जो भी होगा। तो इससे क्या होगा, आप जो चीजें सोच रहे हो ना आपको वहां आइडिया मिलेगा। पहले तो बहुत सारे बिजनेस की टर्म समझ में आएंगी, ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरह से हो रही है वो समझ आएंगे, हजारों किस्म के आइडियाज आपके सामने, पूरा एक बिजनेस सर्कल घूम रहा होगा। तो डेली बेसिस पर एक इस सीजन का एक एपिसोड देख लो, 1-1.5 घंटे का समझ लो, दोस्तों रोज होता ना यार, काम पे गया, काम से आया, पूरा कोई काम वाम करके शाम में आया तो वीडियो देख रहा था कुछ, हाँ देखो रेगुलर शार्क टैंक देखो, मजे का भी लगता है ना। कोई बंदा कोई मूवी देख रहा है, कोई देख रहा है, इसमें बड़ा अच्छा फन फैक्ट टाइप का है, लोग जैसे बिग बॉस देख रहे होते हैं उससे 10 गुना बेटर है, लाख गुना बेटर है, ठीक है। वो आप बैठ के ये चुपचाप देखो, तो यहाँ 10 किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बैठने से आपका ये जो माइंड ये स्टेप बाय स्टेप सेट होने लगेगा, किसके हिसाब से, एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि हमने अब बिजनेस करना है तो उसके हिसाब से हम इसको सोचेंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरी एक चीज मैंने एक ऐप रिकमेंड की थी, टूडूइस्ट नाम की, ये रही टूडूइस्ट। ये क्या करती है भाई, पानी डाल दो, हाँ भाई क्या करती है ये ऐप, जल्दी बता दो। हाँ, डेली बेसिस पे आप यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट होती है, असल में ये है टास्क मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी है वो टास्क मैनेजमेंट के लिए टूल्स यूज करती हैं, ठीक है। टास्क मैनेजमेंट के लिए बेइंतहा टूल्स मौजूद है, आसाना है, क्लिकअप है, ठीक है, ट्रेलो है, उसके बाद टूडूइस्ट है। अच्छा, आसाना, क्लिकअप, ट्रेलो और जिरा, ये सारे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है, 50 बंदों की टीम रखी होती है, वहां पर एक टास्क असाइन किया जाता है, हर बंदे को अलग अलग टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। वो जब जाके देखते हैं हर बंदे को क्या टास्क असाइन है, वो उस हिसाब से कर रहा होता है। अब ये चीज आदत डालने में और आदत बनाने के लिए जरूरी है आप अपने हिसाब से स्टार्ट करें। तो ये जो टूडूइस्ट है ना, ये आपके लिए सिंगल पर्सन के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, वहीं से आपने यूज करना है। मैंने वही बताया था, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐसे टूडूइस्ट नाम की एप्लीकेशन है, ये आप ओपन करें, उसमें डेली बेसिस के टास्क, अब डेली बेसिस पे टास्क सेट कर लो। क्या टास्क है, एक डेली का टास्क, मैंने रोज शार्क टैंक की वीडियो देखनी है, उसको रिपीट पे डाल दो। आज स्टार्ट हुआ, मैंने आज शार्क टैंक की वीडियो देखी, हाँ या नहीं, देख ली तो यस कर दो, ठीक है, वो हो गया। अब टुमारो बोलेगा, कल के लिए अब दोबारा, तो रिटर्निंग टास्क हो गया, रोज देखना, तो आप रोज वो वाला टास्क करते जाओ, ठीक है। तो इतनी वीडियो में इतने टास्क है, वो आपका टास्क डेली कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये क्या है, डेली बेसिस पर बैठते होते ना, रात को अपना एक वर्ड होता है, क्या करते हैं, अपना एहतसाब करना, शायद बोलते हैं उर्दू में, अपना एहतसाब करना ना। अगर रात को बैठो, मोबाइल निकालो, अपना एहतसाब करो कि आज मैंने कोई एक्टिविटी की है। देखो, एक लाइफ में अभी से एक चीज सेट करो, आप क्योंकि अभी जिस एज पर हो आपके लिए एक चीज बेहतर है, एक सेट करो मैक्रो और एक होता है माइक्रो। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क होता है, मैक्रो कोई बड़ी चीज, मैक्रो क्या, छोटी
अपनी लाइफ को सोच करके मैंने करना क्या है वो रख लो। यहाँ साल का बना लो, 2 साल का बना लो, 5 साल का बना लो कि यार 5 साल में मैंने इस पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, ये 5 साल का आपने ये एक मैक्रो सोच के बना लिया। अब लाइफ में जितने भी काम करो ना, उस मैक्रो को अचीव करने के लिए करो। हर काम करने से पहले ये सोचो क्या इस काम को करने से मेरे मैक्रो में माइक्रो इंटर हो रहा, कुछ फायदा हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चाहता है यार मैं बाहर मुल्क जाना चाह रहा हूं, मैं कोई फॉर एग्जाम्पल कनाडा जाना चाहता हूं और वहां पर कोई आईटी की जॉब पकड़ूंगा, या जर्मनी जाना चाह रहा हूं आईटी की जॉब पकड़ूंगा, आईटी की, ठीक है, आईटी की जॉब करनी है मैंने वहां पे जर्मनी में, सेट हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, बड़ा गोल क्या है, मैक्रो क्या आपका, आपका मैक्रो क्या सेट हुआ, जर्मनी जाना है, आईटी की जॉब करनी है, पॉइंट। 2 चीजें, जर्मनी जाना है मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना है, नंबर 2 आईटी की जॉब करनी है। सबसे पहले आईटी की जॉब पर रिसर्च करना शुरू करो, क्या क्या जॉब्स होती हैं, उनका कितना स्कोप है, ये चीज करना शुरू की। उसके लिए एजुकेशन में जो जो चीजें चाहिए वो करना शुरू की। बाहर मुल्क जाना है उसके लिए क्या क्या, जर्मनी जाना है, जर्मनी के सारे लॉज पढ़े, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कितने बैच देने पड़ते हैं, ये बैच के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में एडमिशन ले लिया। अब आपसे किसी ने पूछा तुम जर्मनी जाना चाह रहे हो, यहाँ लैंग्वेज सेंटर में क्या करो, अब आपको पता है मेरा मैक्रो जर्मनी जाना है, लेकिन मैं यहाँ जो लैंग्वेज सेंटर है मैंने आइल्स का टेस्ट पास करना है, तो उसके लिए तो जो स्टेप आप कर रहे हो वो क्या है, किसको सपोर्ट कर रहा हो आपके लिए, आपके मैक्रो को। तो आज आप अपना मैक्रो बैठ के सेट करो, फिर जिंदगी में जितने भी स्टेप्स लो वो सब के सब किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपके मैक्रो को सपोर्ट कर रहे हो। बस ये चीज आपने सोच के रखनी है। अगर ये चीज आज डिफाइन करोगे पैसे तसल्ली से सोचो, कुछ भी बनाओ, मैक्रो बनाने में कोई मसला नहीं है। आप बोलो मैं कोई एक बिजनेसमैन बनूंगा जो कि 5 साल बाद इंशाल्लाह मैं इस पॉइंट पर होगा कि मेरे घर में 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आ रहे होंगे और बिजनेस मैंने सेट करना। आपने मैक्रो सेट कर लिया ना, अब हर चीज जाए भाड़ में, चुप करके बैठो। उसको अचीव करने के लिए चाहिए क्या क्या चाहिए, जो चीज चाहिए वो करो। अभी इस टाइम पर आपको कोई गुलामी करनी पड़ रही है वो भी करो, कुछ भी करना पड़ रहा है वट एवर वो करो। मकसद क्या है, बड़ा गोल अचीव करना है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा एक कजन है जो जिसकी बहुत बचपन से छोटा छोटा तब से मैं देख रहा हूँ, मैंने कनाडा जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने कनाडा जाना है, बस यही लगा रहता था नमान से, बस उसको एक शौक है कनाडा जाना है मेरा, वहीं पर रहने में। ठीक है, बचपन में वो पंजाब टाइप का है, वहां रहता है इस्लामाबाद वाली साइड पे, वो पंजाब टाइप की बात नहीं, कैनेडियन एनआरआई होते हैं, वो देखता रहता, वो देख देख के उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो जमाने से हम सब लोग, अच्छा उसकी जुबान पे हर वक्त सुबह शाम 24 घंटे जब उसको बोलो यार मैंने कनाडा जाना है, उसकी ही रट लगी हुई। वो हर स्टेप जो भी काम कर रहा है उसको वो चीज पता थी, बाहर मिल जाने के लिए इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए। उसने पहले दिन से डे फर्स्ट अपनी इंग्लिश अच्छी रखना शुरू की, इंग्लिश अच्छी रखी, इंग्लिश अच्छी रखी, उस पर काम किया, उस पर काम किया, उस पर काम किया। एक तो मेजर चीज है, उसने देखा बेसिक एजुकेशन कितनी चाहिए, इंटरमीडिएट एटलीस्ट चाहिए, वो तो कंप्लीट कर ली अपने। ठीक है, ये 2 चीजें बेसिक है। फिर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जमा करना शुरू किया। अब कनाडा जाने के लिए डायरेक्ट पैसा नहीं था, तो उसने स्टेप बनाया। पहला स्टेप दिया उसने दुबई साइड पे, ओके, कोई मामू चाचू उस टाइप का कोई रहता, चुपचाप वहां से कोशिश करके दुबई चला गया। मेरे कई कजन गए दुबई, दुबई जाते हैं, ट्राला वगैरह चलाते हैं, कोई क्या करता है, वो सारी जिंदगी। एक कजन है मेरा दुबई में, छोटा सा था तब वो दुबई में था, अभी तक वो दुबई में मेरे ट्राला चलाता है, तब भी और अब भी। उस वक्त दुबई के हिसाब से जो पैसे कमाता था, आज पाकिस्तान के हिसाब से दरम वगैरह या रियाल की पेमेंट ज्यादा है तो उसकी पेमेंट ज्यादा है, लेकिन बस फिर भी वो वहीं का वहीं है, उससे पॉइंट है। लेकिन इसका एक पॉइंट पे उसने सोचा होता मैंने ये करना पड़ा, करता रहा इसने 2 साल 3 साल लगाए या 5 साल मेरे ख्याल लगाए हैं दुबई वाली साइड पे, और पिछले साल वो कनाडा शिफ्ट हो गया। हर वहां रहते हुए भी ड्राइविंग कर रहा है। देखो ना क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग। पढ़ा लिखा आदमी वहां जाकर ड्राइविंग कर रहा है। उसने कहा अभी भाड़ में जाए ड्राइविंग करना, मैं अभी तो सोच ही नहीं रहा अभी क्या चल रहा है। मेरा गोल है मैं 5 साल 6 साल में कनाडा पहुंचना है, तो बस वो पहुंचा, वहां गाड़ी चलानी पड़ी उसने, वो गाड़ी के साथ क्या कुछ टाइम उसको जरूरत पड़ा, वहां गया जॉब में तो वेटरिंग कर रहा था, वेटरिंग करने में लगा रहा, कोई चीज छोड़ी नहीं, किसी से शर्माया नहीं, हर काम किया। लेकिन किस लिए, मैक्रो अचीव करने के लिए। एक पॉइंट आया और वहां बैठते हुए ये भी सोचता रहा कि वहां जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें पूरी करता रहा। पैसा कितना चाहिए, हर बंदे से, हर दूसरे बंदे से क्या चीज लगेगी, क्या चीज लगेगी। पता चला वहां पे एक ग्रुप मिला, वो लड़के हैं, वो जाते हैं यहाँ से दुबई में टाइम लगाया, वो कनाडा एक बंदा शिफ्ट हुआ, दूसरे से करते 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 वो एट दी एंड क्या हुआ, वहां पहुंच गया। अभी पिछले साल वो कनाडा गया। अभी वहां जाकर
क्या कर रहा है, अभी वहां जाके बड़ी गाड़ी चला रहा है, अभी ट्रैवलर, लेकिन अभी एक जमीन आसमान का फर्क है। दुबई में रहते हुए वो वही गाड़ी चलाता था, दुबई में रहते हुए 2-2.5 लाख 3 लाख तक कमाता था। वो कनाडा चला गया, वो सब कुछ अपना खर्चा हर चीज निकालने के बाद कुछ डॉलर यहाँ पे बेचता है, और वो पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए बनते हैं घर वालों को जो बेचता है। वो वहां बिल्कुल लोकल, मतलब थोड़ी सी जो अपनी ऐसी के साथ गुजारे, लेकिन जो पाकिस्तानी पैसे देता है वो पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपए बनते हैं ये। लेकिन अभी भी उसका गोल ये नहीं है, कनाडा तक पहुंच गया, उसने पढ़ी लिखी एक नौकरी पकड़नी है, वो लगा हुआ है वहां, देख रहा है किस सब चीजों को देख रहा है। देखो नॉर्मल तो आप किसी भी जाते हैं ना तो सबसे आसान का है, कुछ नहीं पता ना, आपको बस ड्राइविंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आती है, आप कुछ भी करके ड्राइविंग में ले लोगे, हर बार में ड्राइविंग में पैसा है ही, तो आपने ड्राइविंग पकड़ ली, अब आप सोचो आपने करना क्या है। तो ये पॉइंट है, तो यही चीज आपको तुम्हारा, आज आप बैठ के अपना मैक्रो सेट कर लो 3 साल 5 साल वाला, और उसको गोल बना के उस पर चल पड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बताया, मैंने पहली चीज क्या अभी थी, मैंने कहा यार यू आर IT फील्ड, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये मेरे बिजनेस को सपोर्ट करेगा, मैंने आखिर में करना क्या है, बिजनेस करना है। हाँ होता ना, मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये करना है, फिर मैंने पढ़ा गूगल की कंपनी में जाके जॉब करनी है, भाई यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, गूगल की कंपनी में जाके अगर तूने जॉब करनी है ना, फॉर एग्जांपल गूगल के डेवलपर्स बहुत हाई क्लास करते हैं, मैंने कहा वहां जॉब करनी तो ये छोड़ दे, वहां की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सब सीखो, वहां शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, मैंने इसी अपने ही काम में बिजनेस बनाना है कि यार अपने काम को ऑटोमेट, असल में बिजनेस मैंने लास्ट टाइम बताया था, होता क्या है, एक चीज है लेन देन का, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है लेन देन वाला मामला, वो असल में बिजनेस है, बस अगर वो ऑटोमेट हो गया ना तो बिजनेस है। आप खुद खड़े होकर इन्वॉल्व होकर वो चीज बेच रहे हो तो अभी तक बिजनेस नहीं बिल्ड हुआ, अगर वो चीज ऑटोमेट हो गई तो बिजनेस बिल्ड हो गया। समझ आ गई बात? कोई चीज बिक रही है, एक दुकानदार है जिसने दुकान पर बैठता है माल बेचता है, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये खुद की एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो बिजनेस कैसे बनेगा, वो दुकान से बाहर निकले तो ऐसा सिस्टम बनाए ऑटोमेट हो जाए, वो खुद चल रही है दुकान, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, बंदा रखे, कैमरे लगाए, 10 किस्म के सिस्टम बनाए, कोई बिलिंग सिस्टम बना दे ताकि उसमें कोई भी चीज ट्रैक ना हो सके, चोरी ना कर सके, वो ये ना हो सके, पैसों का कोई मामला हेरा फेरी ना हो सके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटो हो जाए, इन्वेंट्री कम हो। अब उसका सोल्यूशन ये नहीं कि उसको आगे माल गिन के ऑटो सिस्टम में जितना कम हो रहा है सिस्टम बता रहा है इतने चाहिए, वो बस ऑर्डर बना के दे रहा है, इतना भी करके दे दे, ऑटोमेट हो गया, ये बिजनेस बन गया। कोई छोटी सी दुकान भी बिजनेस। लास्ट टाइम मैंने इस पे बर्गर वाली एग्जांपल दी थी हमारी, कि यहाँ एक बंदा आएगा बर्गर की दुकान कैसे डालेगा ये, तो एट द एंड अपने करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, टू डू, आप इसको यूज करना शुरू करें। पहला टारगेट रख दें, मैंने डेली शार्क टैंक की एक वीडियो देखनी है, डे 1 से। आप, मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर आप देखना शुरू करते हो स्टेज के एंड तक कितनी सारी चीजें होंगी जो आपको पता होंगी, आप मुझे बोलोगे सर ये वाली चीज ऐसे थी, ये वाली ऐसे, ये ऐसे, सर ये वाली चीज ऐसे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। तो ठीक है, ये आपको चुप करके इसको देखना है। अच्छा, ये आप इंडिया है, शार्क टैंक पाकिस्तान भी है, आप वो भी दे सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा तो उस तरह नहीं है क्योंकि ना अभी उसमें इन्वेस्टमेंट या उस तरह पब्लिक आई है, ना इतने हाई आइडियाज आए हैं। लेकिन इंडिया वाले में है कि आइडियाज बहुत है। अच्छा, शार्क टैंक अमेरिका भी है, उसमें और बड़ी मार्केट है, लेकिन 2 मसले वहां, एक लैंग्वेज बैरियर कि हमको इंग्लिश इतनी स्मूथली समझ नहीं आएगी, वहां मेहनत करनी पड़ेगी, आइडिया से ज्यादा फोकस हमारा इंग्लिश की तरफ चला जाएगा, एक ही। दूसरा एक वहां की यूएस या यूएसए हो गया और हमारी जो दूसरी यूरोप कंट्रीज वगैरह, वहां की ऑडियंस की नेचर अलग है, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, तो वहां की ऑडियंस में बिजनेस करना और यहाँ की ऑडियंस में बिजनेस करने में जमीन आसमान का फर्क है। वहां की जो ऑडियंस है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है कि यार ये चीज है $200 की, वो बोलेगा $500 की बेच दो भाई, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन क्या ब्रांड बनना चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वहां अलग चीज है। यहाँ पर क्या होगा, बंदा बोलेगा यार ब्रांड आइडेंटिटी तो दे रहे हो, सस्ता भी होना चाहिए, और 10 चीजें लोगों को चाहिए कितनी, क्योंकि यहाँ हमारे मेजोरिटी ऑफ बड़ी ऑडियंस कौन सी, गरीब है या मिडिल क्लास है। अमीर तबका जो बहुत बड़ी एलीट क्लास है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी है, वो तो शायद 2% मुश्किल से होगी, तो इतनी ज्यादा आवाम अमीर नहीं है यहाँ, ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ, तो ये 2 काम आपने करने, एक क्लासरूम ज्वाइन करना है, दूसरा आपको मैंने बता दिया कि ये आप देख लें, ठीक है। आते हैं यहाँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक काम किया था, क्या था भाई, हमने बिजनेस को कंपेयर करवाया था ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। भाई मुझे ट्रेडिशनल और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कुछ पॉइंट्स बता दो। हाँ भाई, कोई पॉइंट बता दो जल्दी से।
ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और ऑनलाइन बिजनेस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, व्हाट इज बिजनेस बताया था, तीन टाइप की हमारे पास थी, एक सर्वेंट्स वाला वो बताया था, गुलाम लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट होती है, दूसरे नंबर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, तीसरे नंबर पर बिजनेस होता है। बिजनेस में दो टाइप बताई थी, क्या? B2B, B2C। B2B क्या है? हाँ, कोई एग्जांपल दे दो उमर, B2B बिजनेस की कोई एग्जांपल? हाँ, तसल्ली से सोचो। हाँ हाँ, आगे भी ऑनलाइन सेल हो रही है, ऑनलाइन सेल हो रही है, बात नहीं समझ आई। हाँ सही है, सही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला बिजनेस है, ठीक है। और कोई, और थोड़े आसान वे में बच्चों को समझाओ यार। हाँ हाँ हाँ, सही है। ऐसी चीज जिसका कंज्यूमर पे डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, जो चीज जिसको बेची जा रही है वो खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसने भी उस पर आगे बिजनेस करना है, ठीक है। अब जैसे उसने मिसाल दी, एक एयरबड्स वाले वो एयरबड बनाते हैं लेकिन डब्बे कहीं और पे लेते हैं, वो जो डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री है, डब्बे किसको बेच रही है? एयरबड्स वाली कंपनी को ना, जो हेडफोन्स बना रहे उनको बेच रही है। लेकिन क्या हेडफोन कंपनी उसका यूजर है? वो डब्बा उन्होंने इस्तेमाल करना है? नहीं, उन्होंने डब्बा यूजर को देगी। तो एंड यूजर को और डब्बा किसी और को मिलेगा, लेकिन मैंने खरीदा तो मैं उससे खरीदूंगा। यहाँ इस तरह B2B बिजनेस के अंदर क्या चीजें थोड़ी, क्या क्या चीजों का फायदा क्या होता है यहाँ पे? B2B बिजनेस का फायदा बताओ, वो चार चीजें गिनवाई थी मैंने आपको, जल्दी से बताओ। B2B बिजनेस के अंदर दो चार पॉइंट्स बताए थे मैंने। हाँ, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट भी कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और भी चीजें ऐड करो, रिकरिंग, और एक और सबसे, क्रेडिट पे माल मिल जाता है। क्रेडिट बहुत लंबा पॉइंट पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आसान से बताया, मैं दराज से 1000 दफा शॉपिंग कर लो, लेकिन दराज मुझे उधार नहीं देगा चीज, क्योंकि मैं B2C हूँ, वो बिजनेसमैन है, मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, नॉर्मल है। अब B2B बिजनेस में क्या होता है, दुकान वाला दोनों आपस में कोई किसी चीज का लेन देन करे, वहां क्या होता है, क्रेडिट चलता है, 2 महीने की भी पेमेंट बाद दे रहे हैं, महीने बाद भी दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ तो ऐसे हैं माल उठाते हैं, माल बिकने के बाद पेमेंट करते हैं, ये भी है, तो क्रेडिट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी चीज पर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट है तभी तो इतना क्रेडिट दिया जा रहा है, यहाँ ट्रस्ट लेवल है भाई, 25 साल से उस बंदे से मैं काम कर रहा हूँ भाई। मैं फॉर एग्जाम्पल बचपन से आज तक मेडिकेम यूज करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेडिकेम वाले कभी मुझे एक मेडिकेम भी उधार नहीं देने वाले, देंगे कभी नहीं। लेकिन अगर मैं 25 साल से किसी और कंपनी से सामान उठा रहा होता, कोई बिजनेसमैन से बड़ी क्वांटिटी में सामान लेता, तो क्या वो दे देते मुझे? हाँ, इस टाइप की वो क्या है हमारे पास, क्रेडिट का अच्छा मार्जिन होता है कि आप क्रेडिट बड़े पर उठा सकते हैं। दूसरी एक चीज, रिकरिंग वाला पार्ट, कि ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर आता है, एक दफा लिया फिर नहीं लिया, नहीं, वहां के सर्कल चल रहा है भाई, मैं उससे माल लेता हूँ, मैं आगे बेचता हूँ, उसका सर्कल मेरे साथ जुड़ा है, मेरा सर्कल किसी और के साथ जुड़ा है, ये एक सर्कल चल रही है चेन, तो कस्टमर रिकरिंग रहता है, ठीक है। B2B बिजनेस में आपस में दोनों रिकरिंग रहते हैं। अगर उसका काम कम होगा तो मेरा भी कम हो जाएगा, ठीक है, मेरा काम कम होगा उसका भी कम हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहा होता, डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ये। अच्छा, और कोई चीज इसमें B2B में, ट्रस्ट बता दिया, रिकरिंग वाला बता दिया, क्रेडिट के ऊपर माल हो ये बता दिया, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आप वहां जाए तो। अच्छा, और B2C क्या होता है? हाँ, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर आप बोल दो। हाँ, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है ये भी बताया था मैंने। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है? सही, हाँ, कंज्यूमर और बात मेजोरिटी ऑफ टाइम कस्टमर ही कंज्यूमर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें आसान से एक प्रोडक्ट में मिसाल देता हूँ। हाँ, पैम्पर की डायपर खरीदा किसने? पेरेंट्स आर द कस्टमर, बट कंज्यूमर कौन है? तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है, बेचना तो पेरेंट्स को नहीं। एडवर्टाइज करते हुए क्या करेंगे, पेरेंट्स को रिकॉल करवा रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्ट बनाते हुए किसका ख्याल करेंगे? बच्चे का ख्याल करेंगे। समझ आ रही बात?
प्रोडक्ट बनाते हुए जहन में सिर्फ बच्चा सोचना है कि यार ये बच्चे को रैपिस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, सारी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन बेचते हुए क्या करेंगे, पेरेंट्स को फाइल करना है, तो दे आर द कस्टमर, दे विल पे, बट यूज कौन करेगा, कंज्यूमर कर रहा होगा। ठीक है, ये आ गया। मैंने बताया था प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड। बताओ प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट बेची जाती है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो। अच्छा ये बताओ ये कैसा होगा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को लोगो बना के दे दिया, सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा। हाँ भाई ये क्या होगा, सर्विस बेस्ड है या वो वाला बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस हो गई। और सर्विस बेस्ड में और एग्जांपल दो, सर्विस बेस्ड बिजनेस की एग्जांपल दो, दो चार। बताता हूं और एग्जांपल्स दो इसमें। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है और बेचता है, ठीक है, एक ये है। और एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, लेकिन वो रेंटल वे में देता है किसी को सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, एक यहाँ हमारे जानने वाले, उनका मैंने बताया था साइट एरिया में क्या करते हैं, सर्विस। अच्छा कुछ लोग होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड चलते हैं। एक दफा प्रोडक्ट बनाई, बेच दी, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज बनाई, एक सोल्यूशन बनाया, अब सामने वाले को क्या कर दिया, बेच दिया, उसने वन टाइम पेमेंट कर दी, कहानी खत्म। ये हो गई प्रोडक्ट बेस्ड। लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है या सर्विस बेस्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सर्विस पे कंटिन्यूस चीज रहती है, एक दफा आपने यूज किया, आप बार बार सर्विस को अवेल करोगे। समझा रही बात, क्या करोगे, बार बार उस सर्विस को अवेल करोगे। जैसे एग्जाम्पल में आसान सी चीज आती है, आजकल आप देखते हैं बाइकिया जैसी सर्विसेज, येंगो जैसी सर्विसेज, ठीक है, ये जो हमारे पास आते हैं मेनली क्या है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अच्छा और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैंने अपने बिजनेस के हवाले से बताई थी, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होने वाली बहुत सी एप्लीकेशंस है जो क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि रोबो कॉल की सर्विस, एसएमएस की सर्विस, ऑर्डर अलर्ट की सर्विसेज। ऑर्डर अलर्ट की सर्विस क्या, एक एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल करते हैं, उनसे मंथली, अब ये सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं है आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ये सर्विस पैसे। नेटफ्लिक्स का क्या होगा, नेटफ्लिक्स सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा ना भाई, वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है सब्सक्रिप्शन वाली। तो बाबा इंटरनेट वाला बिजनेस कौन सा बिजनेस होगा, जो आपके लोकल एरिया वाला नेटवर्क वाला है, इंटरनेट सर्विस बेस्ड। टेलीनॉर, ये फ्रेंचाइज चले जो ये क्या है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, ये सर्विस। लेकिन एक चीज जो आपको वन टाइम दे दी, आपकी हो गई, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर ये क्या आता है, एक दफा आपको चीज दे दी, वो आपकी होगी, अब आपने इसको यूज करना। सर्विस बेस्ड, अच्छा प्रोडक्ट भी सेल आउट होती है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट भी सेल आउट होती है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, लेकिन उनका भी ताल्लुक क्या है, प्रोडक्ट सर्विस को ही सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक दफा बेचे, आपकी हो गई, आप जैसे मर्जी यूज करो, ठीक है, आप जॉब की सर्विसेज यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने एक पैकेज खरीदा, आपका हो गया, लेकिन है सर्विस भी जोन के थ्रू ही यूज होती है। अगली चीज, आपने एक जॉब की इंटरनेट डिवाइस खरीदी, वो डिवाइस तो एक प्रोडक्ट थी, आपने पेमेंट की, एक दफा में रिसीव कर ली, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया। हाँ बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड, आपने प्रोडक्ट खरीदी है, लेकिन वो प्रोडक्ट असल में किस लिए, उनकी सर्विस को ही चलाने के लिए। बाजू आपको वो ऐसी चीज फ्री में दे देते हैं, बाजू आपको वो क्या करते हैं कि भाई ये वाला पैकेज कराओ, ये चीज करो, इसके साथ ये वाली चीज फ्री दे दो। वो प्रोडक्ट सिर्फ अपनी सर्विस को ही बढ़ाने के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मेनली बिजनेस क्या है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लेकिन साथ में क्या है, प्रोडक्ट है। सिंपल रूल बहुत आसान सा है, ऐसा बिजनेस जिसका मेन आइडिया यही है कि वो कोई चीज बेच के आपके हवाले कर देता है, ये प्रोडक्ट बेस है, ठीक है, आपके हवाले कर देता है, ये है प्रोडक्ट बेस। बहुत सारी चीजें ये प्रोडक्ट बेस की है, आप पेप्सी ले लो, ठीक है, खाने पीने की चीजें ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो, कोई एयरबड ले लो, कोई वॉशिंग मशीन ले लो, फ्रिज ले लो, कंप्यूटर ले लो, ये है क्या, वहां प्रोडक्ट बेस। लेकिन एक चीज सर्विस बेस होती है, उसमें क्या है, चीज आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन अब आपके साथ कनेक्ट है जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप हो। अब ये वही जैसे मैंने एग्जांपल दी, टेलीनॉर का आपने पैकेज कराया, आप टेलीनॉर की सर्विस यूज कर रहे हैं, टेलीनॉर की प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, सर्विस यूज कर रहे हो। सर्विस का मतलब क्या, पैकेज आपने वन टाइम खरीद लिया टेलीनॉर से, आप बोला सर ये तो प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट खरीद ली, अब जब तक वो पैकेज है तब तक टेलीनॉर वाले आपसे कनेक्टेड है। पैकेज है, माल नहीं जा रही, क्या करोगे, हाँ ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा सर प्रोडक्ट भी तो आप ले
है, उसकी वारंटी होती है 3 महीने, सर्वे वो भी अच्छा, उसमें भी ये कहते हैं सर्विस देंगे, वारंटी वारंटी भी एज सर्विस यूज करोगे कि भाई प्रोडक्ट को ले जाओ, अगर ये मसला होता है तो 3 महीने तक हम सर्विस दे देंगे, ठीक है, ये वाली चीज वो लोग ऐड करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल क्या होते हैं, 2 होते हैं, क्या क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों चीजों में मैंने एग्जांपल दिया, जैसे सॉफ्टवेयर टाइप की चीजें, इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन सेल करते हैं आप लोग, तो ये क्या है ऑनलाइन। अच्छा, इसमें सर्विस बेस्ड में एक और भी होता है कि आपको सर्विस क्या, आप OLX है, OLX क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। दराज क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। दराज और OLX प्रोडक्ट बेस्ड है ना, दोनों ही। हाँ भाई, एक बात बताता हूं, दराज पे मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं, दराज पे मैं किससे प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो दराज प्रोडक्ट बेच रहा है, नहीं प्रोडक्ट बेचेगा कौन, आप में से ही, हम में से कोई तो बेच रहा हो। दराज ने एक सर्विस दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यहाँ आओ, खरीदने वाले बेचने वाले की मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ, मैं दोनों के दरमियान एक वो क्या बोलते हैं उसको, अश्योरिटी बन के बैठा वो, ठीक है, मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ दोनों साइड की तरफ से, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे सर्विस कौन देता है, रियल एस्टेट वाला, आप आते हैं, एक बंदा प्लॉट बेचने आया, दूसरा बंदा खरीदने आया, तो भाई बेचने वाला ये रहा, खरीदने वाला ये रहा, तू बीच में क्या कर रहा है या नहीं। अच्छा, बाजू का इस्लाम में कई मौलवी बीच में ये फतवा भी दे देंगे, यार ये वाली चीज गलत है, ठीक है, कि भाई ये तो बिना मेहनत के पैसे खा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है कि भाई हाँ, बिना मेहनत के पैसे खा रहा, बात हो जाती है, उस स्टेट एजेंसी वाले ने दुकान भी डाली थी, ठीक है, उसने उसका किराया भी देना है, वो बैठ के पूरा करते थे ना, वही बात है, इस चीज पर भी फतवा या आइडिया वही दे सकता है जिसको उसकी पूरी साइकोलॉजी पता हो कि भाई उसमें उसकी पूरी मेहनत इंक्लूड है। अब एक बता है उसको घर चाहिए इस पूरे इलाके में, स्टेट एजेंसी का कारोबार तो है ही नहीं, अब बताओ घर कैसे ढूंढेगा, घूमना पड़ेगा, ख्वारी होनी पड़ेगी, उसकी जगह वो ख्वारी किसने कर ली, स्टेट एजेंसी वाले ने। उसने आया एक सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया हुआ जहां वो आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ है, वो कहता है भाई आओ, जिसको मकान बेचना है वो मुझे बताया, मकान खरीदना है मुझे बताया, मैं दोनों को अलग करके आपको बताऊंगा कि भाई किसको कौन सा मकान चाहिए, ठीक है, फिर तक बिठा दूंगा, तो ले जाता है, 10 घर दिखाता है, बंदे को नहीं लेना तो चले जाते हैं लोग, लेना हो तो आ जाते हैं, समझा रही बात। तो ये एक पॉइंट है, यही चीज जो सर्वे पे यही काम OLX करता है, यही काम दराज कर रहा होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपना कमीशन रखते हैं उसके करके, पहले हमारा 10% कमीशन होगा, 10% कमीशन होगा, सेलर भी वही आता है, बायर भी वही आता है, खरीदने वाला बेचने वाला दोनों वहां पर मौजूद है। अब दराज से खरीदने में क्या चीज है, दराज से खरीदने से क्या फायदा, हम फिर इसका मतलब दराज पे बिजनेस कर लें, आसान काम तो वो है। इसके में एक सवाल भी बनता है, वाई नॉट दराज, या आप उसको बोल दो पर्सनल ब्रांडिंग वर्सेस दराज, या बोल दो पर्सनल ब्रांड वर्सेस दराज। हम ये टॉपिक लेके पहले चलते हैं। हाँ भाई, दराज क्यों नहीं, हाँ इनिशियली आपको अगर टेस्टिंग करना है, आपको मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजें, आपको खुद करना है, उठना है, सीखना है, तो आप भले करो। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये आप 2016-17 में होते, 18 में होते, तो मैं आपको बोलता है दराज से स्टार्ट लो आप। वजह क्या है, अभी सारी चीजें सीखने की है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं सब सीख रहे हैं। लेकिन वो पॉइंट ये कि बहुत सारे लोगों ने सीख कर ठोकरे खा के समझ रहे हैं वो लोग अब क्या करना है, क्योंकि दराज का गेम बहुत आसान है। प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए की आपको पड़ी या 1000 रुपए की प्रोडक्ट पड़ी, आपने उसको बेचना है, आप उस पर दराज का लगाओ, कितना परसेंट कमीशन होगा, 10%, ठीक है, 10% दराज का लगाए, वो बनते हैं फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए पे 100 रुपए, तो आपने 100 रुपए 1100 रुपए हो गए, आपने कहा मेरा प्रॉफिट उस पर 200 रुपए, तो आपने कितने की बेची, उसको 1300 रुपए की लगा दी। अब 1300 की बिकेगी, आपको सीधा सीधा क्या होगा, 200 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए दराज अपना कमीशन रखेगा, 1000 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 200 रुपए आपको सीधे सीधे मिल गए। क्लियर होगी, कैलकुलेशन सिंपल है, ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है दराज के ऊपर, ठीक है, ये एक सिंपल
बाद डिलीवरी चार्ज वो कस्टमर खुद देगा दराज के ऊपर, आप दराज को प्रोडक्ट दे रहे हो। तो ये आसान सी कैलकुलेशन है, आपने कोई मार्केटिंग नहीं करनी, मार्केटिंग पे कोई पैसा वैसा खर्च नहीं करा, 10-20 रुपए ऐड करना है फ्लायर के, वो तो आपने ऑनलाइन अपना करो, किसी का भी उसमें तो वो चीजें ऐड होगी, बाकी सारी चीजें दराज देगा। डिलीवरी के बसाए सब चीजें डिलीवर होगा नहीं, वो दराज खुद जानता है, ठीक है, दराज खुद देगा। जब प्रोडक्ट डिलीवर होगी दराज आपको पेमेंट कर देगा। ये कितना आसान सा रूल होगा। लेकिन एक मसला है इसमें, आप सबसे बड़ी, इसमें आप क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करोगे तो क्या फर्क होगा, इसमें क्या फर्क होगा, थोड़ा सा कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। मैंने दराज का मॉडल सिंपल समझा दिया ना। क्या करना है, एक देखो दराज पे जाना, फ्री में एक अकाउंट बनाना है, बहुत आसान है। जैसे फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हो ना, आईडी बनाते हो, वहां बोलेगा आईडी सेलर क्या बेच रहे हो, 4-5 चीजें बताओ, यस नो, स्टोर बन गया। स्टोर पे जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलेगा क्या चीज बेच रहे हो, नाम रखो, नाम रख दो प्रोडक्ट का, नाम ऐसा रखो जो लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, ताकि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने नाम रखा प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल कैप है, आप कोई लेदर कैप बेच रहे हो, आपने लिख दिया लेदर कैप, ये लिखा आपने और दराज पे वो लगा दिया। डिस्क्रिप्शन लिख दी, लेदर कैप है, मटेरियल होता है, टाइट ये है, बुलाना है, 2-4 डिटेल्स डाल दी, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट की अच्छी सी फोटोज डाल दी, प्राइस लिख दी, वही मैंने बताया, प्राइस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉस्ट उस प्रोडक्ट की, पैकेजिंग कॉस्ट लगा लो, पैकेजिंग कॉस्ट 20-25 रुपए 30 रुपए आती है, एक फ्लायर होगा, ठीक है, एक प्रिंटिंग करवाओगे आप 10 रुपए की आपको पड़ेगी, ठीक है, वो आप लगाओगे, ये 2 चीजें होंगी 20-30 रुपए की पड़ेगी। ये आपने लगाया, उस पर दराज का 10% जो भी चल रहा है, 15% जो भी चल रहा है, 17% वो आपने कमीशन कैलकुलेट किया, वो ऐड किया, हो गया, और बाकी अपना प्रॉफिट रख के प्राइस रख दी। आपने 1500 रुपए की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, रख दिया, अब दराज पे लगा दिया। अब बस इंतजार में, आप ऑर्डर आएंगे, आप क्या करोगे, पैक करोगे, डिस्पैच कर दोगे। क्या चीज मिसिंग है इसमें, क्या आप नहीं कर रहे हो। अब पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो क्या करोगे, दैट्स द पॉइंट। जो बड़ी चीज मिसिंग है वो क्या है, मार्केटिंग नहीं कर रहे आप। वो जो आप 10%, 15% या 20% दे रहे हो दराज को, किस लिए दे रहे हो, मार्केटिंग कौन करेगा, दराज करेगा। तो मार्केटिंग आपको नहीं करने की जरूरत वहां पे, तो आसान काम है, वही करते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां पे दराज को सिर्फ आप कमीशन दे रहे हो क्या, बाकी लोग भी कमीशन दे रहे हैं। तो दराज में जब कैप लिखेंगे किसका टॉप पे आएगा, ज्यादा कमीशन कोई नहीं देगा, सब एक जैसे ही देंगे। ऐसा नहीं कि दराज तुमसे 15 लेगा, दराज का रूल है भाई, जिसने स्टोर बनाया उसको इतना % कमीशन है। अच्छा, वो उसने कमीशन डिवाइड किया हुआ है नीश के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, मतलब क्लोथिंग में अलग होगा, फैब्रिक के काम में अलग होगा, ठीक है, फैशन के कामों में अलग होगा, कॉस्मेटिक्स की चीजों में अलग कमीशन होगा, वो अलग है, उसने एक कैटेगरी डिफाइन की है। लेकिन आप जो प्रोडक्ट बेच रहे उसके ऊपर एक कमीशन उसने लगा दिया। अब दराज के अंदर ही, दराज के अंदर मसला ये है टॉप पर लाना। दराज अपनी मर्जी से किसी को भी टॉप पर ले आता है, किसी को भी डाउन कर देता है। तो सेल आपके हाथ में नहीं है। मार्केटिंग में होता है यार, मैं मार्केटिंग बढ़ाऊंगा, जो होगा स्ट्रेटेजी, यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है। एक स्ट्रेटेजी आती है, वो आप 2016-17 में यूज करते थे, आज भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दराज पे बहुत स्ट्रिक्टनेस लगाता है। दराज पे कोई प्रोडक्ट कोई आपको तो है आता है, जो दराज के प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, सेल की है, ठीक है, और कोई मंगवाने वाला है, कोई चीज नहीं मंगवाई कभी तुम लोगों ने, क्या मंगवाया है, हाँ, कैसे मंगवाते हैं, अरे वो नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, तुमने बैग लेने इसको दराज पे, क्या करोगे, दराज पे जाओगे, बैग लिखोगे, ठीक है, सर्च करोगे, आ जाएंगे सामने, फिर कहां से लोगे, जिसकी, दैट्स द पॉइंट। ये अल्फाज निकालो ना, तो रेटिंग अच्छी होगी। व्हाट इज द रेटिंग, रेटिंग क्या होती है, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ, खरीदारी का रेशो, और रेटिंग के साथ प्लस और क्या चाहिए, रेटिंग अच्छा कैसे अच्छी होगी, एक बंदे से 2000 लोग खरीद चुके हैं या 1000 लोग खरीद चुके हैं, उसकी रेटिंग अच्छी है, जरूरी थोड़ी है 2000 सोल्ड हुआ ये पता है, रेटिंग बुरी भी हो सकती है, यार ये इससे लोग चीज मंगा रहे, खराब नहीं करी, वैसे वो 2000 तक जाएगा नहीं, पहले बदनाम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कस्टमर रिव्यूज। आप जाओगे प्रोडक्ट करके खोलोगे तो 10-12 रिव्यूज देखोगे, ऐसा बगैर रिव्यू देखे भी लोग मंगवा लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैकेट मंगवाया है, टी शर्ट निकल रही है, जूते मंगवाए हैं, मोजे निकल रहे हैं, ठीक है, जूते गायब होता है, वो आप खुद खरीद लो, ठीक है, ये होता है। ये तो रिव्यूज लोग देख के ले रहे होते हैं, वहां रिव्यू का काम है, तो वहां लोग आते हैं रिव्यू देखते हैं। तो एक तरीके का ये होता है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की,
प्रोडक्ट पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती, डीसी जाया होती है, ठीक है। आपने स्टोर पे लगाई, फिर आपने मोबाइल निकाला, पप्पो को फोन मिलाया, कजन को फोन मिलाया, बोला यार ये भाई का स्टोर है, एक एक, क्योंकि देखो रिव्यू वही दे सकते जिसने एक दफा मंगवाया कस्टमर अकाउंट से, भाई ये एक ऑर्डर करना, आपके पास आएगी, वापस मुझे पहुंचा देना, ठीक है, मैं तेरे जो डिलीवरी के चार्जेस लगे हैं वो दे दूंगा। 200 रुपये आपने लगा दिए डिलीवरी पे, ये इधर आने बात है वो आपने लगा दी, अपने भाई ने मंगवा लिया, भाई को रिसीव हुआ, रिसीव करने और कमेंट दे दिया, भाई बहुत आला प्रोडक्ट है, पिक्चर डाल दी, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं आता किसने कमेंट किया, बस ये आता है कस्टमर्स ने। तो नया नया स्टोर जो खुलता है वो फेक रिव्यूज देता है, लेकिन उसके ऊपर दराज बहुत ज्यादा अभी स्ट्रिक्टनेस है। फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेसेस, आपने अपने यहाँ से एरिया से मंगवाया, आसपास दराज में 2 दिन बाद देखा ऑर्डर आने शुरू हो, समझ जाता है फेक अकाउंट है, ब्लॉक मार देता है फौरन। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर आपका वाईफाई है और जिस भी बंदे ने मंगवाया उसका कभी आपका वाईफाई कभी भी साल बाद भी वो आके कनेक्ट करेगा ना, दोनों सेम वाईफाई पे कभी कनेक्ट हुए ना, ब्लॉक लग जाएगा आपका अकाउंट फौरन से। वो समझ जाएगा कि ये जो कस्टमर है ये एक ही है, या तो किसी नए इंटरनेट से, किसी नए आईपी एड्रेस से, किसी नई डिवाइस से आप बुक करो। अब ये दराज ये डेटा बहुत स्ट्रिक्टली जमा करें, क्योंकि लोगों ने ये फेक काम लगा ना, हमने तो बहुत किए शुरू में, तो वो दबा के रिव्यू दे दिए, तो 10 12 15 ऐसे 15 रिव्यू 20 रिव्यू अच्छे अच्छे कर दिया, दबा के कमेंट कर दिया। क्योंकि एक्चुअल कस्टमर ना अगर 2 से भी सोल्ड हुई तो मुश्किल से 15 लोग रिव्यू देते हैं भाई। लोगों में कहाँ टाइम है, क्यों खाम खाम पिक्चर खींचे वहां जाए रिव्यू दे, भाड़ में जाता है लोग, तो बस आगे ठीक है इस्तेमाल करो। अगर अच्छी चीज होती है, बुरी होती है तो गालियां देने पहुंच जाते हैं, ठीक है, बुरे अच्छे वाले पे ठीक भी होते, तो ये वहां से पता। तो आप रेटिंग देखते हो, रिव्यू दे रहे हो, तो ये एक स्ट्रेटेजी थी दराज के ऊपर लोग आजमाते हैं। अभी भी छोटी मोटी स्टॉक की ट्रिक लोग लगा लेते हैं, लेकिन जरा सा भी चौक पे दराज ब्लॉक मार देते हैं। अब वहां मसला क्या है दराज के ऊपर, सबसे पहला मसला मार्केटिंग या सेल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बहुत मुश्किल से प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर दूसरा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, सेल इज नॉट इन कंट्रोल, इन योर कंट्रोल, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंसी नहीं है, टेंसी, नो कंसिस्टेंसी, ये लिख देता हूं मैं, नो कंसिस्टेंसी। अब क्यों है ये अपने बिजनेस में भी जरूरी नहीं है हो, ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस में नहीं है ना, उसके 10 रीजन है, आप फॉलो कर सकते हैं। दराज के ऊपर आप दराज पे जाओ, हर दफा बैग दिखे तो क्या टॉप पे वही 5 ही आएंगे, सुबह अलग आते हैं। दराज का एल्गोरिथम चल रहा होता है, उसमें हर एक को मौका देना है भाई, हर बंदे को उसमें सेल का मौका देना है। जो भी स्टोर बना रहा है, जो भी आगे बैठा कमीशन देने बैठा ना, तो वो 2 दिन में 5 बार आपको ऊपर लाएगा, 1-2 घंटे के लिए, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है 2-4 घंटे के लिए, ठीक है। कोई नया कस्टमर आएगा वो बार बार वरना ऊपर नीचे लाता रहेगा कस्टमर्स को, ठीक है। और टॉप पे वही जीतता है जो पहले पेज पर होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन में जो होता है, फिर सेकंड लाइन में जो होता है, लेकिन फर्स्ट पेज सेकंड पेज बस, वरना पेजेस पे तो जाओगे नहीं तो 400-500 आ रहे होते। कभी ऐसा हुआ कि आपने प्रोडक्ट बहुत मेहनत लगी, वो पूरे 500 पेज खंगाल दिए मैंने, फिर तो याद भी नहीं रहता किससे लेना है, ठीक है, मिलता भी नहीं है। तो ये एक तो ये वाली चीज। फिर कंसिस्टेंसी किस बेस पे नहीं है, जब वो ऐसे मिलोगे नहीं, आप शुरू में 5 दिन चल रहे हो, आपको टॉप पे रखा है, शाम को आप इस टाइम पर हो, बहुत बुरा सिनेरियो है वहां पे। फिर इससे ज्यादा जो है वो आप ये बोल दो कि नो फिक्स पॉलिसीज, ब्लॉक ऑन मूड, अपने मूड पे ब्लॉक कर देता है आपको भाई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वो करेंगे, उनकी सिस्टम में ग्लिच आया, आपकी साइड पे नहीं हुआ तो ब्लॉक कर देगा आपको, सीधा अकाउंट ब्लॉक कर देगा। वो खोल देगा, आप जस्टिफिकेशन दोगे, लेकिन इतने टाइम तक 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे आपका स्टोर खुलते खुलते। अगर आपने कोई पीछे सिस्टम बनाया वो तो तबाह बर्बाद हो गया ना, 10-15-20 दिन में तो अच्छा खासा लॉस हो गया। ये ऐसा काम हमारे साथ होता, हम एक छोटा वॉलेट बेच रहे थे, ब्लू कलर का था, वो पड़ता था कुछ 60-70 रुपए का, हम दराज पे उसको बेचते थे 150 रुपए का, मार्जिन डबल, ठीक है, मार्जिन क्या है डबल। और एक बंदा आगे 3-3 4-4 ऑर्डर करता है भाई, 150 रुपए की चीज है, एक बंदा एक ऑर्डर करेगा उसको 150 रुपए, वो लग रहे डीसी लोग 3 ले ले 4 ले ले, भाई को भी उसको भी गिफ्ट भी कर दे। अच्छा था वॉलेट, बहुत अच्छा, किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की उस वॉलेट की, मजे की बात है। रिव्यू खुद अच्छे आने लग गए थे। वजह क्या थी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सस्ती थी, कुछ भी आया तो लोगों को 150 रुपए में बटवा आ गए, मन भी होता तो बस कहानी खत्म। और क्या देगा ऑनलाइन 150 रुपए में तुझे, क्या चाहिए,
ठीक है, वो हमें सोर्सिंग बहुत खींच तान के निकाल ली थी और आर्टिकल ऐसा मिल गया था। ठीक है, हमने बहुत सेल किया दराज पे, टॉप नंबर 1 सेलर्स के अंदर हम आ गए थे वॉलेट, उस वॉलेट के अंदर कोई भी हमारे टक्कर के अंदर लिखो तो हम बहुत टॉप पे। और हमने ना हम उस मॉडल पे चले गए थे दराज के FBD मॉडल। FBD मॉडल होता है दराज पे 2 मॉडल है। एक है आपको जब दराज पे ऑर्डर आया आपने निकाला, पैक वैक किया, सब चीजें की, दराज का नियर बाय जो भी ऑफिस है वो भी दे दो। अब यहाँ नियर बाय ऑफिस पता है कहाँ था? नाजमाबाद पे। तो हर रोज अगर 5 ऑर्डर आए तो पैक करके नाजमाबाद खुद पहुंचाने पड़ते थे। लेकिन ये एक मॉडल होता है, एक टाइम तक के दराज की पॉलिसी उस टाइम पर अलग थी कि रोज के अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 50 ऑर्डर या 20 ऑर्डर पे आप आ गए हो ना तो ये FBD पे करा जाएगा। तो अब आपकी मर्जी, आप FBD यूज करना चाहे नॉर्मल। FBD होता है फुल बाय दराज। अब आपको कुछ नहीं करना, दराज 20 रुपए 30 रुपए या 50 रुपए ऊपर लेगा और ठीक है। लेकिन होगा क्या, आप स्टॉक उठाओ 200-300 पीसेस उठा के दराज का वेयर हाउस से करूंगी, महीने में हफ्ते बाद जितने भी ऑर्डर उसके हिसाब से जाके दराज के वेयर हाउस में रखवा दो। रखवा दिया आपको, ऑर्डर आएगा दराज के लोग खुद निकालेंगे, पैक करेंगे, स्लिप वगैरह लगाएंगे और आपको भेज देंगे। वो 20-30 रुपए लेते, बहुत लाइट फीस लेते, कुछ भी नहीं। तो FBD लोग जितनी मेहनत करते हैं अब ऑटोमेटिक हो गया। अब आपका क्या काम है? कुछ काम नहीं है, आपने बस कोशिश करनी है ऐसा सिस्टम बने कि कस्टमर से आप रिव्यूज ले सको, प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, अच्छे से अच्छे सोर्सिंग पे काम करना है, ठीक है, इन चीजों को, और अपना स्टॉक मेंटेन रखना है। दराज एक SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, SKU। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट आप बता दो कि कम से कम 50 पीस हो, इससे नीचे होगा तो हमें अलर्ट है अपनी जल्दी से माल पहुंचाना है। ये वाला एक मॉडल है, वहां पहुंचाते रहो। अब दराज के सिस्टम के अंदर 11-11 सेल होती थी, तो अक्सर बीच में 2000 आप बोलो 18, 19, 20 के अंदर अक्सर आप दराज की वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, बिल्कुल ग्लिच पड़ जाता था। ये उन दिनों में ग्लिच आया, हमारे वेयर हाउस के अंदर 150 पीसेस पड़े हुए थे, लेकिन दराज के सिस्टम में कहीं आ गया कि 20 या 30 पीस रह गए, ऑर्डर आ गया लेकिन इनके पास माल नहीं है। ठीक है, अब ये वाली चीज जैसे ही दराज ने हमें बैन कर दिया, बैन किया, हमें ऑफिशियल निकाला, हमने कहा भाई वेयर हाउस जाके चेक कर लो, वो रहा सारा सिस्टम दिया, लास्ट रिपोर्टिंग दी, ऑर्डर तो सब चीजें निकल जाते, वो निकाले, हमने कहा सिस्टम में गिरे, वो तो उन्होंने कर दिया, ओके कर दिया, लेकिन अब हमें क्या कर दिया उन्होंने, होता ना ब्लैक लिस्ट में, वहां डाल दिया। अब 12-12 की सेल आई तो हम सेल पर दबा के सेल करना चाहते हैं, हमने स्टॉक उठा लिया कोई 1000 पीसेस का और हमने कहा अब तो ये फेंक देंगे, कुछ भी देगा। हमें दराज ने सिर्फ 100 पीसेस पर लिमिट कर दिया और रिस्ट्रिक्शन। अब सिस्टम देखो, मसला ये है हमें क्यों किया, हमें से मुराद नहीं है, हमें का मतलब हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी करा दी, सॉफ्टवेयर है ना, एक कंडीशन बना दी कि जो भी बंदा ब्लैक लिस्ट में वो 11-11 या 12-12 पर 100 से ऊपर पीस ना बेच सके, उन्होंने लगा दी। हम 1000 पीस भी बेच देते। और जैसे ही 12-12 सेल लाइव हुई, हमने कहा अभी चलेगी, हमने 11-11 12-12 जैसे सेल ऑन की, 100 पीस पे गया, हमारा अकाउंट बैन हुआ हुआ, हम आगे सेल ही नहीं कर सकते। दराज बोल रहे अब आप 12-12 के बाद सेल करेंगे, और वो 100 पीस हमारे शायद 2 घंटे के अंदर आ गए थे ऑर्डर। तो अगर ये पूरा दिन चलता था, जो अपने 1000 का टारगेट बनाया था वो सेल हो जाता। अब यहां पर आके ऐसा लगा कि सारी मेहनत पानी में चली गई। भाई इतनी मेहनत की, सिस्टम बनाया, सब कुछ किया, एट द एंड चल किसके बूट पे रहे? दराज के। तो बस उस दिन पर हमने किया, बस आज तक वो हमारे पास जो हमने आखिरी 700-800-900 वॉलेट रखे थे, वो आज तक हमारे पास वैसे पैक पड़े हुए। टाइम ही नहीं मिलता कि कभी टाइम हो तो वो जाके मार्केट में बेच दें यार, मार्केट में बेच दें, वो उस पर हमने 70-80 रुपए के लिए, आज तो शायद वो मिले ही 150-200 रुपए का वॉलेट वहां पे। ठीक है, मार्केट के अंदर इतना, तो इतने पुराने वो शॉपर में पड़ा हुआ, हमारे पास माल पड़ा हुआ। तो ये दराज की कहानी है जिसको हमने, और ये बहुत सारे लोगों का ये। तो दराज के अंदर सबसे बड़ी कोई पॉलिसी फिक्स नहीं है, ये नहीं कर सकते। अब इससे बड़ा रीजन बताता हूं, चुप पर, नो पर्सनल ब्रांडिंग। आपको कोई नहीं जानता, इस पे अगर आगे लिख दो ना, आपको कोई नहीं जाने, नहीं कोई नहीं दराज पे मैंने एक स्टोर बनाया बड़े अच्छे नाम से, कुछ भी करके, ये वो एट दी एंड पर्चा छप के आएगा तो उस पर दराज ही लिखा होगा। जिस बंदे ने भी ऑर्डर किया वो बोलेगा यार मैंने दराज से ऑर्डर किया था। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने जो है वो खादी से ऑर्डर किया था, कोई नहीं बोलेगा मैंने साया से ऑर्डर किया था, कोई नहीं बोलेगा मैंने चेडॉट से ऑर्डर किया था। मैंने कहां से ऑर्डर किया था? दराज से ऑर्डर किया था। तो एट द एंड ऑफ द टाइम सब कुछ करने के बाद आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? 0।
तो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि यार आप दराज के ऊपर जाओ, वरना किसी सीखने वाला मॉडल है, सीखो भी, मैंने भी ऐसा, हम देखते रहते थोड़े दूर है, दराज का वेयर हाउस करीब में है नहीं है, नाजमाबाद पे ही है एक मेनली जो करीब पड़ता है हमें, हाँ बस दराज का ऑफिस शायद बीच में मैंने सुना था शायद शेरशाह वाली साइड पर कोई खुला है क्या, कुछ टाइम के बाद वो भी बंद हो गया था, वो कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, वहां जाओ डेली ऑर्डर पहुंचाओ, चलो वो भी मसला नहीं है, 1-2 महीने 3 महीने ख्वारी डालेंगे एफपीडी मॉडल होगा, लेकिन मैंने कहा जरा सा पंगा होने पर ब्लॉक हो जाए, पूरा बिजनेस ठप हो जाए, उसको तो मसला नहीं है, एक बंदे की देखो 1 करोड़ सेल हो रही है, और डिपेंड किससे कर रही है, दराज के मूड पे दराज ने बंद कर दिया, पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, दराज को कोशिश करते हैं इग्नोर करें और बाकी किसी और को हम आए। अब पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ह्यूज चैलेंज जो है आपके सामने, दराज इश्यूज, ठीक है, यहां आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे क्या हो सकता है भाई, पर्सनल ब्रांडिंग में एक चीज है, ह्यूज चैलेंज जो आपके सामने होता है सबसे बड़ा, वो क्या है, मार्केटिंग। ठीक, मार्केटिंग आपको खुद करनी है भाई। अब यहां डिपेंड करता है, देखो आपने प्रोडक्ट लगा दी थी, दराज खुद बिकवाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दराज पे लोग आके खुद चीजें ढूंढ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, आपका स्टोर वो दिखाई देगा, बिक जाएगी चीज, वहां ये होता है। लेकिन यहां आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के पैसे भी लगते हैं, अच्छी मार्केटिंग भी हो सकती है, बुरी मार्केटिंग भी हो सकती है, ठीक है, और 10 किस्म के चैलेंजेस हैं, खुद बैठ के करना है, मार्केटिंग करनी है तो कंटेंट भी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का मतलब कंटेंट भी आपने बनाना है, बजट भी आपके पास है, ठीक है, और यहां लिख सकते हो उसको रिस्क भी है, रिस्क फैक्टर भी है, आपने 1000 रुपए चलाया, आज के दिन एक भी ऑर्डर नहीं आया, 1000 रुपए बढ़ गए, ठीक है, सीधे सीधे, ये ह्यूज चैलेंज होता है मार्केटिंग का। दूसरे नंबर पे फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट आपको खुद करनी है, मतलब आप कोई लॉजिस्टिक की बात है, आप खुद कोई लॉजिस्टिक यूज करोगे, ऐसा नहीं कि आपको फैसलाबाद का पता चला यार अब सुबह 5 से फैसलाबाद निकलना है, ऐसा नहीं होगा, आप कोई लॉजिस्टिक कंपनी यूज करोगे वो है, लेकिन लॉजिस्टिक क्या हो सकता है, पोस्टेक्स, अब ये क्या हो सकता है, टीसीएस, एलसीएस, और क्या एमएनपी, लेपर्ड, और बहुत है, फ्ला 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 फ्ला, ठीक है, ये तो फुलफिलमेंट आपने खुद करनी है। अच्छा, अब फुलफिलमेंट ही नहीं है, फुलफिलमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें भाई, वो पैकेजिंग उसकी करके सारा कुछ करके फिर ऑर्डर वालों को मेंटेन करना, फिर ऑर्डर की पूरी प्रोग्रेस देखना, ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, कब तक पहुंचेगा, ये 10 किस्म के मसले हैं, पेमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है, वो सब आपने फुलफिलमेंट में सब चीजें, ठीक है, ये पेमेंट। इसमें एक और बात बोलूं तो ये भी आपने फाइनेंसिंग भी खुद करनी है, फाइनेंसिंग वैसे तो दराज वाला काम भी करो, वहां भी खुद करनी है, प्रोडक्ट की और 10 चीजों की, लेकिन पेमेंट का जो मोटा मोटा हिसाब किताब है ना, लॉजिस्टिक से कितना लेना है, क्या हिसाब है, वो फिर प्रॉपर आपको रखना पड़ेगा। दराज के बाद एक बड़ा सिस्टम है, लॉजिस्टिक वाले डंडी भी मार जाते हैं, तो फाइनेंस आपने खुद जो है वो कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये मसले ना है। ये तो इसके अंदर क्या है, ह्यूज चैलेंजेस मौजूद है, ये आप बोल लो कि भाई मार्केटिंग का और फुलफिलमेंट का ये 2 चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें अब अच्छा ये मैंने इसके बताए हैं, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ये कॉन्स बताए, ठीक है। इसमें आ जाता हूं मैं, ये सब कॉन्स है, इसमें आ जाता हूं, इसके प्रोस बता देता हूं, ठीक है। सिंपल है, पहली चीज है, जो भी मेहनत होगी अपना बिजनेस ही बढ़ेगा। पहली सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो भी आप मेहनत आज कर रहे हो ना, उससे फायदा किसको, अपने ही बिजनेस को है, ये तो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अपने यह क्या बोल रहा है, सेल्स डिपेंड ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी आप यहां पे रख सकते हो, इन अ सेंस ऑफ कि भाई मैं चुपचाप चल रहा हूं, रोज 500 का बजट चलाता हूं, रोज 500 चलते हैं, मेरे 2 ऑर्डर आ जाते हैं। अब ऐसा भी है किसी दिन 1 ऑर्डर भी नहीं आएगा, लेकिन एवरेज महीने का वही बनता है, किसी दिन 1 नहीं आ रहा, लेकिन अगले दिन 3 आ गए, उससे अगले दिन 4 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 2 आ गए, लेकिन महीने का एवरेज निकाला तो रोज तो 2 निकाल रहा हूं,
60, 65, 70, 59, 58 इतने ऑर्डर हर महीने बन रहे हैं। तो 3 महीने का एवरेज निकाला, हाँ यार 3 महीने के मिला के 180 ऑर्डर करें, हाँ 200 के आसपास है। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है काम आपका, ये वाली चीज होगी। और ये इतना मेंटेन रखना यहाँ पे इतना बड़ा, एक ऑर्डर 10 ऑर्डर पे एक बंदा बोलता है यार आपने मुझे क्या कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करो, क्या मेरे रोज पे 10 ऑर्डर। अब रोज पे 10 ऑर्डर का मतलब नहीं है कि आज तो 5 गए, आज 5 गए कल 15 जा रहे होंगे, लेकिन एवरेज महीने का क्या निकल रहा है, 10 का एवरेज निकल रहा है। ठीक है, तो एवरेज आपने मेंटेन करना है यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे मेंटेन की जा सकती है। अब ये बाकी बैरियर छोड़ के सर्कमस्टेंसेस को छोड़ कर अचानक से कराची के पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, बस मसला हो गया, तो वो तो ओवरऑल सब जगह ही जो है उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेनली यहाँ पर ये है। ठीक है, अच्छा इससे बड़ा चलो वो तो इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर एक चीज ज्यादा होती है, रिटर्न्स का इशू, ये उसी में आ जाएगा। लॉजिस्टिक में जो मैंने दिया ना, ये है अकाउंट्स के अंदर ही आप ले लो, और इसमें रिटर्न इशू भी डाल दो। ठीक है, और कस्टमर का फीडबैक, कंप्लेंट्स, वो सब आपने खुद देखनी होती है यहाँ पे। अगर आप उसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग में आओगे तो रिटर्न्स के इशू भी देखने और कस्टमर कंप्लेंट्स भी। दराज पे भी थोड़ी बहुत होती है, वो आप उतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। दराज जो है वो कस्टमर फ्रेंडली है, सेलर इतना फ्रेंडली नहीं है। मतलब एक कस्टमर आया और उसके पास जो सेलर है उसने प्रोडक्ट भेज दी जायज, सही प्रोडक्ट भेजी, सिंपल बता रहा हूं, आपने दराज से कोई बड़ी प्रोडक्ट ऑर्डर करवाई, उसने आपको भेज दी, आपने रिसीव की, सेम प्रोडक्ट निकल आई। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट उठा के छप्पड़ कर दी, कोई घर से फटे हुए मोजे निकाले और पिक्चर खींची, दराज के वहां रिव्यू पे डाल दी, दराज की कंप्लेंट डाल दी, बोले भाई मेरे पास प्रोडक्ट आई थी, मैंने ये मंगवाया था, अंदर से फटे हुए मोजे निकले। अब दराज क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दराज इन्वेस्टिगेशन करता ही खतरनाक नजरों से, पहले सेलर को खतरनाक नजरों से देखता है कि इसी ने धोखा किया होगा। तो 90% चांसेस होते हैं कि दराज किसका साथ देगा, कस्टमर का साथ देगा, कस्टमर को नहीं नाराज करेगा, सेलर का अकाउंट बैंड कर देगा या सेलर के पैसे काट के आपको दे देगा या दूसरी प्रोडक्ट आपको करवा के देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन कस्टमर पे हैप्पी रखना चाह रहा होता है दराज। ठीक है, इसलिए दराज से अक्सर लोग मंगवा के धोखा कर जाते हैं। ठीक है, वो करने वाले कर रहे हैं, वो फिर आखिरत में छितर खाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कर रहे होते हैं। तो दराज ज्यादा क्या है, फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है, ना कि सेलर फ्रेंडली है। तो खरीदने के हिसाब से तो बेस्ट है, बेचने के हिसाब से अच्छा लोगों को पता नहीं है, इसलिए होता है। मतलब लोग बोल रहे हैं दराज पे मंगवाया धोखा, कोई धोखा नहीं होता भाई, उनको स्ट्रेटेजी नहीं पता, वरना दराज पे जाके कंप्लेन करो, ये करो, फटाफट से आपकी पेमेंट आपके अंदर, वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं और 5 दिन में 10 दिन में पेमेंट आएगी, अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। क्योंकि मेरा दराज से बहुत टाइम बेचने का एक्सपीरियंस रहा, तेल खरीदने का तो जमाने से रहा है, जब से दराज पे मैं तब से कुछ ना कुछ मेजर चीजें मंगवाता हूँ, और आज तक मेरे साथ सिर्फ एक दफा को छोड़ के कभी धोखा नहीं हुआ। और एक दफा भी धोखा हुआ था, मैंने ब्राउन कलर का बैग मंगवाया था, मुझे ग्लव्स वाली चप्पल दे रहा था, अंदर से ग्लव्स निकला है ब्राउन कलर के। मैंने 2 दिन में पिक्चर उठाई, दराज के सेलर के ऊपर कंप्लेन डाल दी, सेलर को पर्सनल में मैसेज डाल के दराज वालों के वहां कंप्लेन लॉन्च कर दी। अब वो जो कस्टमर था उसने मेरा नंबर निकाला, पता नहीं कहाँ से, उस टाइम पे नहीं मिलता, कस्टमर मुझे कॉल की, हेलो सुनो सर बहुत माजरत, बोला हमने कोई धोखा नहीं किया, मैं अभी आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में देता, सबसे पहले सर मेहरबानी करें मेरा वो जो आपने रिव्यू डाला है ना वो चेंज कर दे सर, माजरत रिव्यू चेंज कर दे बस। वो इतना पीछे पड़ गया था क्योंकि मैंने उसके वहां पढ़ के रिव्यू इतने अच्छे थे, रेटिंग बहुत अच्छी थी। अब मेरा टॉप पे क्योंकि अभी तो टॉप पे आ रहा है रिव्यू और बहुत बुरा रिव्यू आ रहा है कि अंदर इन्होंने धोखा किया। तो मेरा भाई उसने मुझे पिक्चर भेजी, हमारे पास ये स्टॉक भी है, ये भी, हम ये ब्राउन ग्लव्स भी बेचते हैं, तो किसी मेरे एम्प्लॉय ने पैकिंग में गलती से ये पैक करके भेज दिया, तो मैं आपका बैग भिजवा रहा हूँ। मैंने दराज पे कंप्लेन किया, पता है क्या हुआ मेरे पास जो कस्टमर का बैग था वो भी आया, दराज में किसी और स्टोर से ब्लैक स्टोर वो भी मुझे भेजा, मादरत करके पेमेंट भी वापस भेजी, 2 बैग आ गए, ग्लव्स वहीं के वहीं थे, पेमेंट भी अलग से आ गई अकाउंट। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, उस बंदे ने मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार उसने, मैंने कहा यार आपका बैग है मुझे बताओ कैसे, मुझे बोलता है बैग आप रखे, सब कुछ रखे, सिर्फ रिव्यू चेंज कर दें। फिर मैं वहां गया, एडिट का ऑप्शन था, मैंने कहा है या नहीं है, एडिट का ऑप्शन मिला, मैंने एडिट किया, सारी चीजें चेंज की, फिर मैंने पूरा लिखा, मैंने कहा मिस्टेकनली इन लोगों ने मुझे ये बेचा, लेकिन मैंने जैसे सेलर को अप्रोच किया उन्होंने मुझे जो बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बैग वैग रिटर्न करके दिया। तो एक स्ट्रेटेजी थी वहां पे, ठीक है ये। लेकिन ये कंप्लेंट्स वहां तरफ पे इजी था हैंडल करना, अपने पास बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ एक और चीज होती है, ट्रस्ट गेन करना, ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, या कस्टमर का ट्रस्ट लाना।
ऑनलाइन देखो, एक प्रोडक्ट आपने देखी दराज पे मिल रही है, आप ऑर्डर करते हुए घबराओगे नहीं। ऑनलाइन वो प्रोडक्ट आपको दिख रही है कहाँ पे, एक स्टोर के ऊपर। वो स्टोर कौन सा, आपको व्हाट्सएप पे एक बंदा आपको दिखा रहा है ये चीजें सर बता दे, मंगवा देता। अब आप चीज लेते हुए थोड़ा सा घबराओगे कि यार पता नहीं क्या निकल आएगा, क्या होगा अंदर से, ये ना हो धोखा दे दे, है ना। अक्सर लोगों तो पेमेंट भी शुरू में, अब इस तरह व्हाट्सएप वाले अक्सर लोग होता है वो पेमेंट भी शुरू में ज्यादातर मांग रहे होते हैं कि भाई पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी पहले। इस चीज के ऊपर भी अड़े होते लोग नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं कर भी देते। ठीक है, एक ये वाला मसला होता है, और ये भी होता है कि पेमेंट ऑनलाइन करो अगले ब्लॉक भी मार देते हैं। ऐसे लोग भी बैठे हुए होते हैं, ऐड चलाते हैं 300 रुपए का, बस समझते हैं 300 रुपए में कस्टमर आएगा, बोलते कोई एक बेवकूफ तो आएगा। ठीक है, 300 का ऐड चला, एक बेवकूफ आया, 1000 रुपए दिए, ऐड बन के प्रोडक्ट पे बेचने में ब्लॉक मार दिया, फिर लगाओ। और लोग इतनी मेहनत भी नहीं होती, अब ये ब्लॉक मार दिया ना, क्या करेगा, उसको क्या डर है कि मेरा सत्यानाश करेगा, कुछ नहीं करेगा। आम आदमी होगा, उसको समझ नहीं आएगी क्या करूं और किधर जाके कंप्लेन करूं। उनको ये भी बेचारों को समझ नहीं आता, बोलते अब क्या करूं, स्क्रीनशॉट लेके अपनी आईडी पे लगा। अक्सर होता है लोग अपनी आईडी पे लगा देते। अब उसको कुल मिला के दोस्तों लोग हैं, उसने तो पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को टारगेट किया है, सबको ऐड दिखा रहा है, तो उसका वो जो कंप्लेन है वो भी हर बंदे देगा। तो ऐसे लोग धोखा भी कर रहे होते हैं। ऑर्डर लगाया, ऑर्डर आया, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ली और ब्लॉक मार दिया, ऑनलाइन पेमेंट की और ब्लॉक मार। भैया हम ऑनलाइन हम काम करते हैं और ऑनलाइन लोग अभी भी पे कर देते हैं, क्योंकि हमारे पेज वेज बने हुए होते हैं, थोड़ी सी ऑडियंस होती है, एक वो पेज पे जाते हैं तो देखते हैं कुछ ऑडियंस है ये, तो वो भरोसा करके कर देते हैं। लेकिन वो पूछते हैं कितने दिन में आएगा, हम बताते हैं अगर कराची में तो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, आउट ऑफ कराची है तो 5 दिन लगते हैं, लेकिन डिले होने पर 7 दिन भी लग सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई मसला आ जाता है, लॉजिस्टिक में देर हो जाती है। तो जो देर होती है ना, बाकी जिन्होंने पेमेंट नहीं की वो तो चल होता है, जिन्होंने पेमेंट किया ना उनके हाथ पर फूल रहे होते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, मेरी प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है, भेज रहे हो, उनको डर होता है कि ब्लॉक ना मार दें, कहीं ये ना कर दे, धोखा ना कर दे। ठीक है, 3-4 हजार की प्रोडक्ट अगर है तो उनको ज्यादा से ज्यादा मसला होता है। तो यहाँ जो इश्यू आता है वो है तो अच्छा, ये सारे इश्यूज पे गिनवा रहा हूँ, हम तो पढ़ते हैं, हम तो ये सारे इश्यू होंगे, हर इश्यू का हम सोल्यूशन देंगे आपको। ये है इसके लिए हम ये करेंगे, ये है इसके लिए ये चीज होगी, ये है इसके लिए ये चीज होगी। तो हमने मेजर क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं लोगों को फेस होती है। दराज और आप में क्या फर्क है, भाई दराज पे क्यों नहीं बेच रहा, भाई आपको पता है ये मसाइल है वहां पे। हाँ, ये फायदे भी हैं, ये मसाइल भी। सबसे बड़ा फायदा नो मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन पैसे आप मार्केटिंग के दे रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, मार्केटिंग के पैसे आप दे रहे हो, 15% दे रहे हो। आम बिजनेस में क्या होता है, 30% 40% मार्केटिंग का बजट होता है। 1000 रुपए की प्रोडक्ट है तो कम से कम 300 रुपए तो आप मार्केटिंग चलाओगे। अब 300 में आपका लग के 2 ऑर्डर आ गए तो एक की मार्केटिंग 150 रुपए पड़ी, और अगर एक आया तो 300 रुपए पड़ी, अगर एक भी नहीं आया तो 300 रुपए बढ़ गए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर 1000 रुपए चलाए, 2 ऑर्डर आए तो 500 रुपए आप जो पर की मार्केटिंग हो गई। ये फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, पूरे महीने में कितने पैसे चलाए, इतने पैसे चलाए, कितने ऑर्डर आए उतने आए, कहानी सॉर्ट आउट। 3000 रुपए चलाए और वो 30,000 रुपए महीने में जलाए और 100 ऑर्डर आ गया, 300 रुपए का पर ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली पड़ गया, तो बस ठीक है, और तो नुकसान नहीं है, फायदा हो गया। ठीक है, 30,000 रुपए जलाए, फेसबुक पे दे दिए, हाँ दे दिए, बदले में 100 कस्टमर भी तो मिला मुझे, ठीक है, तो बदला बराबर हो गया। हाँ, 30,000 रुपए जलाए, मैंने सोचा था 100 कस्टमर आएंगे, कैलकुलेशन उस हिसाब से थी, अब 50 कस्टमर है तो क्या होगा, 600 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी आपने मार्केटिंग कॉस्ट गलत रखी, आपको महंगा बेचना पड़ेगा, आप प्राइस बढ़ा के फिर इसको टेस्ट आउट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम कौन है, दराज के ऊपर भेजने के क्या फायदे है, कोई क्या नुकसान है, पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाओगे तो क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये रहा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, स्केलेबिलिटी बहुत आसान है, स्केलेबिलिटी का बहुत चांसेस है। 5 ऑर्डर है उसको 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, सारा सिस्टम आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, आप उसको बढ़ा सकते हो, स्केलेबिलिटी। अच्छा, ये डिफरेंस एक और के अंदर भी है, अगर यहां आओ ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर क्या फर्क है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। ऑफलाइन के अंदर बेच रहे हैं, जैसे हमने 24 की मार्केट की दुकान की एग्जांपल दी थी, 24 मार्केट के अंदर कस्टमर कहां से आ जाता होगा, शेरशाह से आता होगा, हबचोटी से आ जाता होगा, 24 मार्केट के आसपास का आ जाता होगा, बल्दिया टाउन का आ जाता होगा, बस। ठीक है, नाजराबाद तो कोई आता होगा, कोई इत्तेफाकन आ गया होगा, वरना नहीं आएगा। ये सदर लोग, अब बोलो, सदर में तो दूर दूर से आते होंगे ना ऑडियंस, सदर में एक दुकान वाला, उसके बाद कहां से कस्टमर आते होंगे,
हाँ, ऑल कराची से आ जाते होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं इस्लामाबाद से आपको वो एक बोले इस्लामाबाद से भी आते हैं, वो एक इत्तेफाक से कोई आया होगा, बोला होगा मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, आपकी दुकान पे आ गया हूँ तो बस सामान ले ली, ये मेनली है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपके पास ये मार्केट बहुत यूज होती है। आप यहाँ बैठे हुए सरगोदा में किसी गांव के अंदर बैठे हुए किसी बंदे को प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप यहाँ बैठे हुए घर के अंदर बैठे हुए किसी बंदे को बेच सकते हो, आप यहाँ बैठे हुए केपीके के किसी कोने खांचे में बैठा हुआ बंदा बुनेर के अंदर बैठा हुआ वहां बेच सकते हो, आप यहाँ बैठे हुए डेरा अल्लाह यार और पता नहीं डेरा यार खान है, कुछ ऐसे कुछ है वहां, नहीं गाजी खान अलग है, यहाँ बलूचिस्तान की बात करें, डेरा अल्लाह यार के नाम से कुछ है, तो वहां आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं बलूचिस्तान, जहाँ से वैसे जाते वो लोग करते हैं, टीसीएस लेपर्ड और ये बाकी का वो कुरियर कंपनीज भी होते हैं, तो वहां आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पर आपके पास ह्यूज मार्केट है, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान है। देखो 24 मार्केट वाला अगर 30,000 सेल होती है उसकी दिन की, वो बोलेगा 1 लाख की सेल करनी है, तो उसको 1 लाख की ये नहीं है कि क्या करूं, क्या चाहिए उसको, 20,000 रुपए की उसकी सेल होती है, क्यों, उसके पास 50 दबाए पड़े हुए, वो बोले भाई ये 10-12 प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करता, बड़ी कर देता, दुकान माल ला के 1 करोड़ का भर देता, भाई तो माल 1 करोड़ का भर दे, तेरे ऑडियंस तो उतनी ही आनी है ना, तो ऑडियंस नहीं बढ़ा सकता, बात समझ आ रही। लेकिन ऑनलाइन बेचने में क्या, बेचना किसको, पूरे पाकिस्तान को बेचना, तो फिर तो माल बढ़ाओगे, इन्वेंट्री बढ़ाओगे, मार्केटिंग बढ़ाओगे, ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डर आपने फुलफिल करने हैं, बस। यहाँ स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर और बहुत आसान है कि भाई बढ़ाना बहुत आसान है, 2 ऑर्डर है 4 पे जाना मसला नहीं, 5 है 10 पे जाना मसला नहीं, 10 से 20 पे जाना मसला नहीं, 20 से 50 पे जाना मसला नहीं, हर एक पॉइंट पे हर एक 10 ऑर्डर के बाद अगले 10 ऑर्डर के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रेटेजी क्या कि इन्वेंट्री का हिसाब रखना पड़ता है कि भाई रोज 10 ऑर्डर थे, ठीक है, दिखने को 10 है, लेकिन कितने हो गए महीने के कितने हुए, रोज के 10 तो 300 पीसेस जा रहे, अच्छा तो 300 पीसेस आपके महीने के रखने, नहीं भाई नहीं, रिटर्न्स भी तो आएंगे, वो भी तो ऐड होंगे, फिर उससे बढ़कर 300 पीसेस तो है, एक जब आप भेजते हो प्रोडक्ट उसको पता चलने में 8-10 दिन लग जाते हैं, और एक प्रोडक्ट आने में भी तो टाइम लगता है, मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो बन कर आती है, आप ऑर्डर पे बनवाते हो, तो आपने वो भी, तो ये सब कैलकुलेट रखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं आपने ज्यादा माल इन्वेंट्री में फंसा दिया, मार्केटिंग के पैसे ही नहीं बचे, तो जो फाइनेंस है ना उसको बहुत एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है आपको कि भाई मैं जितना पैसा लगा रहा हूं प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें से इतना पैसा तो डिवाइड करते हैं कि 30% 40% मैं इन्वेंट्री पे लगाऊंगा, 30% जितना पैसा वो इसके लिए रखूंगा, कुछ बैकअप प्लान के लिए रखूंगा, ऐसे करके पैसे को डिवाइड करते हैं, फिर आप उस स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। अब ये नहीं कि आपको बोला 1 करोड़ की सेल है, जितना माल आया ओवर ऑर्डर दे दोगे तब भी मसला है, कम ऑर्डर दोगे तब भी मसला है। अब ओवर ऑर्डर देने पे क्या मसला है, भाई जिससे माल उठाया उसको पेमेंट करनी है, कैसे करोगे, ये मसला है, आपके पास तो है ही नहीं, आपकी मार्केटिंग का अगर उसको पेमेंट कर देते मार्केटिंग का बजट शॉर्ट हो जाएगा, ये मसला है। कब लोगे तो क्या मसला है, बिजनेस रुक जाएगा भाई। अब बोलोगे कोई मसला नहीं, हाँ अभी कोई मसला नहीं, अगर 50 ऑर्डर में तो बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है, 50 ऑर्डर अकेले थोड़ी बेच सकते हो, टीम रखनी पड़ेगी ना, 4-5 बंदों की टीम होगी तो बंदे फ्री में काम करेंगे, सैलरी पे काम करेंगे। अब 5 दिन दुकान बंद होगी, माल बिका नहीं है तो सेल हुई, जब सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट नहीं आया तो जब पैसा ही नहीं आया तो उनको सैलरी कहां से देंगे। तो जितना बड़े लेवल पे जाते हैं उसके ऊपर टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक होता है बंदा पहली तारीख को एक बंदा परेशान होता है, यार सैलरी आ जाएगी। पहली तारीख एम्प्लॉय के लिए खुशी का दिन होता है और मालिक के लिए पहली तारीख से 10 तारीख टेंशन का दिन होता है कि भाई मैंने सैलरीज पूरी करनी है, मैंने रेंट्स देने, मैंने बिजली के बिल देने, 10 किस्म की और जिम्मेदारियां वो पूरी करनी है कंपनी। मेरी वजह से इतने सारे घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं, मैं अगर अकेला कोई किसी चीज में फंसूंगा तो मैं अकेला नहीं होगा, मेरे साथ ये जो जुड़े हुए लोग हैं इनका भी मसला होगा, तो उसको फिर पूरी प्रॉपर प्लानिंग लेनी पड़ती है। वो जो भी स्टेप लेगा उससे उस अकेले का घर पे मसला नहीं होगा, किसके उस पर मसला होगा, पूरी उस पर। आपने देखा है बड़े बड़े बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल आज पेप्सी और कोका कोला वगैरह, इनके अगर बिजनेस एकदम डाउन होता है तो हजारों लोगों के घर डाउन होंगे, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक उसका जो मालिक है उसके डिसीजन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बहुत सारे जो जिनके बिजनेसेस डिपेंड कर रहे हैं उनके डिसीजन पे, वो अगर डिसीजन बुरा लेंगे तो जो नुकसान होगा वो एम्प्लॉयज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, भाई उसको तो करना ही करना है,
लेकिन उसका फिर भी इतना कोई नहीं जाता। एक अरबों रुपए की उसने प्रॉपर्टी बनाई, एक कंपनी बंद करेगा, अभी भी उसका घर का चूल्हा नहीं रुकेगा। गरीब का कोई एम्प्लॉय है, उसके घर का चूल्हा भी रुक सकता है, ठीक है, उसके लिए ये मसला हो सकता है। तो उस टाइप की वो होता है। लेकिन एक चीज, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये आपके सामने मैंने इसके कुछ पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोस एंड कॉन्स रखे हैं दोनों के। तो उसके लिए आप किसकी तरफ मूव करेंगे, हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ इंशाल्लाह मूव आउट करेंगे। अच्छा, आज एक चीज है या बनी हुई है मेरे पास, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाँ, एक दो चीजें हैं, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं। अच्छा, मैं ये पहले बता चुका हूँ, ये हमारी हाई प्रायोरिटी होगी। ये सास बेस होता है। तो सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के लिए जिसको यूज करते हैं, उनका सास बेस्ड बिजनेस होता है। अच्छा, यहाँ नॉर्मल शॉपिंग क्या होता है? एक शॉप है ऑनलाइन, उसमें क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट कोई क्या की जाती है, बेची जाती है, हम बेचते हैं क्या, प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये एक सिंपल सी डायग्राम है। ऑनलाइन शॉप है, उसके अंदर अपने कोई चीज प्रोडक्ट या सर्विस बेची, किसको, कस्टमर को, रिटर्न में क्या मिला, प्रॉफिट। इसको बेचते हैं ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन शॉप है, तो क्या चीज है, एक बड़ा पार्ट प्ले करेगी डिजिटल मार्केटिंग, जो कि दो पार्ट में वैसे डिवाइड होती है। अच्छा, आप इसको ले लो सोशल मीडिया, अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग में बहुत सारी पार्ट्स है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग होती है, फिजिकल मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है, टीवी वाली मार्केटिंग अलग होती है, ठीक है, मल्टीपल है। हम जिसकी बात करें वो टोटली सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टा मेनली है, इसके ऊपर नहीं चलेंगे। दूसरा, वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है गूगल एड्स, मतलब एसईओ की, ये हमारी कंट्री में बहुत कम होता है, ठीक है। बाहर देश में जितनी भी ऑडियंस है, यूएस में जैसे मैंने बताया ना, वहां जो भी ऑडियंस है वो कभी जिंदगी में व्हाट्सएप पे जाके खरीदेगी नहीं प्रोडक्ट, और ना वो फेसबुक ऐड देख के डायरेक्ट खरीदेगी। वो लोग जाते हैं, प्रोडक्ट गूगल पे लिखते हैं, स्टोर जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनका जो सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनके यहाँ पर नहीं है। वो हर चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ब्रांडिंग कैसे, बोलते हैं लोगों पर भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि यार कोई टी शर्ट है बहुत प्यारी, उस पर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ना, वो उसको भी सेंसिटिव पॉइंट से देखते हैं कि यार नहीं, ये ब्रांड की अलामत नहीं है, मुझे आइडेंटिटी चाहिए। वो वहां पर ब्रांड को लोगों को भी समझा जाता है कि यार इसका क्या मतलब है इस ब्रांड का। उनको होता है भाई जाहिर सी बात है, 10 लोग कम बैठते हैं, वो इस तरह बात करते हैं, हाँ ये शर्ट ये इसका पॉइंट का ये मतलब है, तो उनको हर चीज से लेना देना होता है। तो वहां गूगल एड्स पर ज्यादा काम होता है। फिर दूसरा एक टिकटॉक मार्केटिंग है, ठीक है, जहाँ दबा के छपरी कंटेंट होता है, छपरी लोग होते हैं, ठीक है, वहां दबा के ये वाली प्रोडक्ट सेल आउट की जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों करता है, इसका रिजल्ट क्या है, ये है। अच्छा, इसको ये मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल मार्केटिंग है, लेकिन ये हम करेंगे नहीं, ठीक है। वजह क्या है, वजह बता देता हूं। इसका हर एक ना एक मिनिमम डेली का बजट होता है। क्या होता है, डेली का एक मार्केटिंग। फेसबुक पे डेली आप कम से कम 300 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आज आपने 300 रुपए चलाया, 300 रुपए नहीं, असल में होता है $1, ठीक है, $1 $296 का चल रहा हो, 290 का, 280 का, 286 का, वhatever, तो उस हिसाब से चलो $1 आप कम से कम कर सकते हो। यहाँ कम से कम $20 या $25, तकरीबन 6,000 रुपए से कम आप पर डे की मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। अब स्टार्ट में तो यहाँ करना ही फजूल है, और 6,000 रुपए आपने पूरे दिन चलाओ, एक भी ऑर्डर नहीं आया तो बढ़ गए 6,000 रुपए। उनको मतलब नहीं है कि क्या है 6,000 है या नहीं है, उसको मतलब नहीं। टिकटॉक में लोगों को दिखा दे, नहीं क्लिक किया तो भाड़ में गया। क्योंकि शुरू में ना ये जो भी एडवर्टाइजमेंट वाली चीजें, इनके पीछे होता है एल्गोरिथम्स। क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स असल में क्या है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को समझना। जैसे कि आप आए, आपने एक रील देखी। अच्छा, फेसबुक का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इन सबके एल्गोरिथम बड़े सिंपल चलते हैं। क्या सिंपल एल्गोरिथम होता है, ये कभी भी आपको नहीं पूछेगा। अच्छा, मैं फेसबुक ऑन करूं, मुझे भी ऐड दिखाएगा, आप ऑन करो, आपको भी ऐड दिखाएगा, लेकिन हम दोनों को डिफरेंट एड्स दिखाएगा। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो आपको वो दिखाएगा, मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं मुझे वो दिखाएगा। मैं यूट्यूब ऑन करूंगा, मुझे कुछ और दिखाएगा, आप ऑन करोगे आपको कुछ और दिखा रहा होगा। हर एक बंदे के हिसाब से दिखा रहा है, तो उसको कैसे पता। कभी ऐसा नहीं है यूट्यूब पे मुझे फोन किया, अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई बताओ क्या देखना है तुमने यूट्यूब पे, नहीं हुआ। कभी फेसबुक नहीं बोला
वो क्या करता है, आप आते हो, एक नया यूजर जैसे ही फेसबुक पर आया, फेसबुक ने उसको ऐड दिखाना शुरू किया, टिकटॉक ने पहला ऐड दिखाया, कोई भी वॉटएवर, कोई नाच गाना दिखा दिया, ट्रेंडिंग चीजें शुरू में दिखाना शुरू की। अगर उसने किसी उसमें से एक ट्रेंड को देख लिया, थोड़ी देर गुजार दी, फिर वो उससे रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा आपको। अगर आपने उसको देखा, उसको इग्नोर मारा, नेक्स्ट किया नहीं, ये देखता है किस चीज पे आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अच्छा वहीं पर जो आपने टाइम स्पेंड किया है जिस वीडियो को, कितनी हो, उस पर लाइक क्या किया। अगर आपने किसी के साथ वॉच टाइम, पहली चीज 3 सेकंड आप किस वीडियो पे रुके, स्क्रॉलिंग करते हुए, स्क्रॉलिंग से बात स्टार्ट होता है ना, स्क्रॉल करते हुए 3 सेकंड किस वीडियो पे रुके, पहला पॉइंट आ गया। किस वीडियो पे वॉच किया, दूसरा पॉइंट आ गया। किसके साथ इंगेज हुए, इंगेज से मतलब लाइक किया है, कोई कमेंट किया है, कोई किसी की प्रोफाइल जाके देखी है, क्लिक किया है, CTR, क्लिक थ्रू, तो CTR किए, क्लिक कर दिया, मतलब एक पेज, मैंने 3 वीडियोस देखी डिफरेंट किस्म की, ठीक है। कोई एक इस्लामिक कंटेंट था, कोई फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट था, और एक रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट था, ठीक है। मैं आया, मैंने इस्लामिक वीडियो देखी काफी देर, बेस्ट है, स्क्रॉल किया, आया फुटबॉल की वीडियो देखी काफी देर, नीचे आया रेसलिंग की वीडियो देखी, फिर ऊपर आया फुटबॉल, आपको क्या उसके बाद डेटा आया, उसने 3 किस्म की वीडियो देखी है, अब मुझे तीनों दिखाएगा। सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा, जिसको मैंने ज्यादा देर देखा है, पहले तो की कोशिश ही होगी। अब नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो आई फुटबॉल की, इस बार कुछ बता रहा था रोनाल्डो मेसी का, मैंने देखा वो पेज देखा, मैंने पेज पे क्लिक कर दिया, यहाँ मैंने जाके कमेंट कर दिया, ठीक है, रोनाल्डो इज अ गोट, या वो ऐसा कोई भी एक कमेंट दे दिया। अब क्या होगा, अब समझ गया, इस बाकी पहले भी 3 दिखाई थी, अब रेशो चेंज हो गया। पहले मैंने तीनों को बराबर देखा, या 3 में से 2 को ज्यादा दिखा, तो 2 50-50 दिखाना शुरू हो गया। लेकिन अब मैंने एक पर जाके कमेंट कर दिया, तो अब उसने रेशो डिवाइड कर दिया। अब 70% मुझे वो जो एक वीडियो है फुटबॉल वाली वो दिखाएगा, 33% वो दिखा रहा होगा। वो भी मैंने छोड़ा तो छोड़ देगा, तो फिर अब वो नेक्स्ट ऐसे कर करके बीच में एक आध दिखाता रहेगा। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि वो समझ जाएगा कि इसको ये 5, 6, 8 चीजें पसंद है, उसी के अराउंड मुझे चीजें दिखाता रहेगा। ये अब इससे हो क्या रहा है, इस चीज को बहुत डीप डाउन समझो आप लोग। फेसबुक है, कब से यूज कर रहे हैं आप लोग, कितने टाइम से कोई कर रहा है? 2 साल हो गए, हाँ भाई 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैं मेरे ख्याल है जब फेसबुक आया था उसके 2 साल 2.5 साल बाद 3 साल बाद मैंने यूज करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर मेरे पास जमाने से था, बस फेसबुक ऑन किया, लगा और आईडी ओपन कर दिया। बट हाँ उस वक्त ऐसे नहीं यूज करते थे, मोबाइलों पे नहीं था, कंप्यूटर पे चलाते थे भाई, ठीक है। कंप्यूटर पे चलाया, किसी दोस्त के घर इंटरनेट, अच्छा 2 मिनट बस आईडी ओपन करने थे, आईडी ओपन की, एक आध को पिक्चर लिख दी, USB लगाई, मोबाइल की तारें लगाई, कॉपी किया, बड़ी मुश्किलों से एक पिक्चर अपलोड होती थी, वेट किया, उसे पिक्चर अपलोड होने में टक 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 टाइम लगा दिया। अभी तो ये ना पकड़ा, टक लगा दी, 10 लोगों को दिख गए, वहां ऐसा तो उस टाइम कॉम्प्लिकेटेड। इतने टाइम से मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, और इतने टाइम से मैं एक और जगह डेटा अपलोड कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर की कई दफा हार्ड ड्राइव फुल हो गई, फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ, कभी हार्ड ड्राइव फुल नहीं है। जब भी हार्ड ड्राइव चेंज करता क्या होता है, पैसा लगता है भाई, वो मुझसे पैसे नहीं दे रहा, मेरा डेटा संभाल के रखा हुआ है। मुझे बार बार याद भी दिलाता है, टुडे इज योर बर्थडे, आज के दिन आपकी बर्थडे, आज के दिन ये, आज के दिन वो, आज 2 साल पहले आप यहाँ गए थे, आज के दिन मेरी कोई मेमोरी होगी ना 2 साल पुरानी, वो फोटोज, गूगल फोटोज दिखा रहा होगा मुझे। ये क्यों दे रहे हैं फ्री में? नथिंग इज फ्री। अच्छा शुरू में क्या था, फेसबुक ने जब नया नया आया तो तब तो नंबर कुछ भी नहीं मांगता था, बस बोलता था एक नंबर खाली लिख दो, आप बस लिख दो 03 512 818 36 32, बस टक करके इंटर आईडी बन गई, नंबर याद रख लो, चलाओ, कुछ भी नहीं था। गूगल पे नंबर नहीं मांगता, ईमेल डायरेक्ट बन जाता था, सब चीजें इजी थी। अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाना शुरू किया, क्योंकि अब लोगों की जरूरत पड़ना शुरू हुआ है, ठीक है। पहले था इनको वजह क्या है, ये अपने पास डेटा जमा कर रहे थे लोगों का, ये आपको फ्री में वीडियो दिखा रहे हैं, रील्स दिखा रहे हैं फ्री में। अब आप बोलो सर नहीं जी फ्री में का, मैं तो इंटरनेट का पैकेज करा था, वो अलग है, वो इंटरनेट पैकेज वाली कंपनियां कमा रही, ये उससे कुछ नहीं कमा रहे। इन्होंने इतना डेटा जमा कर लिया, इतनी जान पहचान, इतना सब कुछ डेटा जमा कर लिया। अब जब कोई बंदा बेचने के लिए आया, इन्होंने दूसरा पॉइंट खोला, बोला हमारे पेज पर हम तो 50 लाख लोगों को जानते हैं, और मेरे पास जो भी डेटा है 50 लाख लोगों में से कितने लोगों को कैप पहनना पसंद है, मेरे पास ये भी डेटा है कि कितने लोगों को फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को, मेरे पास सारा डेटा है। मुझे ये भी पता है 50 लाख लोगों में से इतने
इतने लड़के हैं, मुझे ये भी पता है उसमें से 50 लाख लोगों में से इतने लोग स्कूल जाते हैं, इतने लोग कॉलेज जाते हैं, इतने लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद हर किस्म का डेटा है। हो गया। अब आप देख रहे हो कोई बच्चों के टॉयज, कोई बच्चों की प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, तो है मुझे पता है मेरे पास पेरेंट्स का भी डेटा है। फेसबुक पे क्या जरूरत है आपको पूछ रहे आर यू सिंगल और एंगेज्ड और आर यू मैरिड, ठीक है। अगर तुम सिंगल हो तो सिंगल वाली चीजें दिखाएगा, ठीक है। एंगेज हो तो वैसी चीजें दिखाएगा, मैरिड हो तो मैरिड जैसी चीजें दिखाएगा। पेरेंटिंग की वीडियो मैं सिंपल बताता हूँ। मेरी शादी हुई, ठीक है, उसके बाद शादी होने के बाद मुझे जो फेसबुक और वो ऐड दिखा रहे हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं मैरिज से रिलेटेड चीजों के ऊपर दिखा रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी है, मैंने फेसबुक पे बच्चे आए, मैंने वो डाल दिया कमेंट टाइप का डॉटर डालते ये लिखा, फिर वहां पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद मेरी उस पर बच्चों के वो ऐड भर भर के दिखाता है। उसको पता है ही इज अ पेरेंट, ये एक बाप है, ठीक है, उसके पास ये चीज है कि भाई ये पेरेंट्स की आईडी है, पेरेंट को पेरेंट जैसी चीज दिखाना। अब एक बंदा है जिसने ऐड चलाना था, उसने कहा मुझे टॉयज बेचने, किसको बेचेगा, पेरेंट्स को बेचेगा। उसने ऐड चलाया, वहां गया, उसने पेरेंट्स सिलेक्ट किए, बोले कितने लोगों को दिखाना, पाकिस्तान में दिखाना, मर्द को दिखाना, औरत को उसने बहुत सिलेक्ट किया। किस लिए, इंटरेस्ट क्या हो, पेरेंट्स होने चाहिए, इंटरेस्ट हुआ और कुछ बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफ मैरिड लोग। अब ये जब दिखाया ना, अब क्या होगा कि वो सारे पेरेंट्स को, वो टॉयज वाला आपको भी दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा होगा, ठीक है, वो मुझे नजर आ रहा होगा। और मैं आपको वैसा लिंक भेज दूं, आप उसको देख लो 2-3 बार और आप बैक चले जाओ, बहुत कम गुंजाइश है कि आपको गूगल ऐड दोबारा दिखाए, मुझे बार बार दिखाएगा, क्योंकि मुझसे वो चीज वाइब मैच कर गई। उसको पता है भाई ये इंटरेस्टेड क्लाइंट है मेरा। अब फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशन का ऐड है, वो आपसे एजुकेशन की पूछता है, क्योंकि एजुकेशन बेचने वाले को एजुकेशन वाले बंदे चाहिए, तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, मैं अभी फर्स्ट ईयर का कोई कोचिंग सेंटर में एड्स चला के लोग लाना चाह रहा हूँ, बल्दिया टाउन में, वो मुझे डेटा निकाल के देगा जो अब भी स्कूल से रिसेंटली पास आउट हुए, मैट्रिक पास बच्चे, वो मुझे उनका डेटा निकाल के दे देगा। मैं ऐड चलाते हुए उनको स्पेशली टारगेट करूंगा जिसको ऐड दिख रहा है वो मैट्रिक पास है, आपने उसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए अपने कंटेंट से इंटीग्रेट। लेकिन ये काम किया कैसे, फेसबुक में, ये आपसे फ्री में डेटा ले लिया और देखा आईडी फ्री में बनेगी, लेकिन मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये बताओ, शुरू में लोगों को ऐसे ही आने दिया, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी, फोन नंबर लेना शुरू कर दिए, नाम पक्का पूछना शुरू कर दिया। फिर पहले तो होता कुछ भी नाम लिख दो, अब नाम भी आगे पीछे आप नहीं लिख सकते भाई, ऐसे नाम आप कुछ भी उल्टा सीधा नाम लिखो, बोलेगा दिस इज नॉट अ ह्यूमन नेम या एक्चुअल नेम या एक्चुअल नाम लिखो, तो काफी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। वो पहले जेंडर वेंडर आपने दे रहे, इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल थी बहुत सारी, पहला फॉर्म देते ना तो आधे से ज्यादा चीजें ऑप्शन है, वो बोलता है बस कुछ भी लिख के एंटर करके आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बस, ठीक है। जब आ गए उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू की उसने, ये सब क्यों है, उसके पास एक डेटा है, उस डेटा की बेस पे लोगों को कारोबार मिल रहा है, ठीक है। वो बता रहे कि भाई अच्छा ये वाली चीज है, ये वाली चीज जिसको चाहिए वो बंदा मुझे पता है कौन है, मैं दिखा दूंगा ऐसे लोगों को। तो वो आपसे जो पैसे चार्ज करता है ना, वो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए करता है। यही काम टिकटॉक का भी है, यही काम जितने दूसरे लोग हैं ना, जितने भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उनके एल्गोरिथम ऐसे ही बनते हैं। आपने एक नई आईडी बनाई, आपका एल्गोरिथम बन गया, ऐसे कोड बन रहा है, चंक बन के कोड का, ठीक है, ऐसे कोड। अब उसके अंदर आपने वीडियो 3 दिखाई, उसने बताया 3 वीडियो आ गई, ऑब्जेक्ट बना के उसने 3 वीडियो दिखा दी। अब अगला जो ऑटो कोड बनेगा ना, वो बनेगा आपके बेस के ऊपर, आप किस चीज को, वो देखेगा भाई 3 चीजें, ये किस चीज में इंटरेस्टेड है, आपने जिस चीज को इंटरेस्ट दिखाया वही इंटरेस्ट, उसके एल्गोरिथम को पता चल गया ये इन चीजों में इंटरेस्ट है, ऐसी चीजें आपको बार बार दिखाना शुरू करेगा, तो उसका एल्गोरिथम ट्रेन होता है। इसीलिए क्या होता है कि शुरू में आप पहले दिन मार्केटिंग चलाते हैं, 300 रुपए या 500 रुपए आपने चलाए, रिजल्ट कम अच्छा आता है, दूसरे थोड़ा और पॉलिश होता है, तीसरे दिन और, 1 हफ्ते के अंदर एल्गोरिथम ट्रेन हो जाता है, उसको पता चल जाता है, ये बता उसको नहीं पता। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐड चलाया कि जिसमें आप चश्मे बेच रहे हो, ग्लासेस बेच रहे हो, अब उसने ग्लासेस पहनने वाले लोगों को या ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो ग्लासेस में इंटरेस्टेड है, वो आप पहले 300 का ऐड चलाओगे, पहले तो थोड़ी सही तो ऑडियंस लाएगा, पहले दिन तो अजीब गरीब ऑडियंस लाएगा, ऐसे लोग जो चश्मे पहनते ही नहीं, मतलब आज ही व्हाट्सएप पे बात करें, फालतू लोग हैं। आप लेडीज वाली प्रोडक्ट बेच रहे हो, मर्द लाके दे रहे हैं आदमी, आप बोले भाई लेडीज के लिए है आपके लिए नहीं है, वो बोले हमको भी पता है, हम चालबाजी करने आए हैं, ठीक है, वो जो भी करने आए, हमारा ऑडियंस गलत क्यों ला रहा है, टेस्ट कर रहा है भाई। अब जैसे ही आया आपने ब्लॉक मार दिया, आपने फेसबुक को बोला ये डेटा नहीं है, आपने रिस्ट्रिक्ट किया, अब क्या होगा, वो उसको छांटी करना शुरू होगा, फिल्टर लगाएगा,
एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते बाद आपका एल्गोरिथम अब हो गया रेडी, अब पहलवान बनकर। अब आप ऐड चलाओगे, सिर्फ उनको दिखाएगा 10, पहले क्या था 10 के 10 नए लोगों को दिखाया, उसमें से 4 लोग इंटरेस्टेड हुए, उसने देखा ये 4 लोग हैं, अब उसने दिखाना 10 ही लोगों को है। किसमें? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने 300 रुपए चलाए और उस 300 रुपए में मैं 100 लोगों को फॉर एग्जाम्पल इसने दिखाया, 300 रुपए में 100 लोगों को उसने कोई ऐड या कोई चीज दिखाई। अब उस 300 पे 100 लोगों को ही हर दफा दिखाएगा, मैं आज 300 दिलाऊंगा तब भी 100 दिखाएगा, कल दिखाऊंगा 100 को दिखा रहा है, परसों दिखाऊंगा 100 को। अभी हम ये लॉक करते हैं, ये भी डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर, लेकिन अभी हम लॉक कर रहे हैं कि 300 रुपए में कितने लोगों को दिखाएगा, कितने लोगों को? 100 लोगों को। अब आओ डिवाइड करते हैं, उसने 300 रुपए दिए, 100 लोगों को ऐड दिखा दिया। अब ये 100 लोग कौन से होंगे? पहले तो रैंडम होगा, लेकिन ऐड चलाते हुए आपसे सजेशन पूछ लेता है, हाँ भाई कैसे लोगों को दिखाना है। आपने कहा यार मैट्रिक पास हूं और कराची लाहौर में और 2 शहर उठा लिए, वो सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपने सिलेक्ट किया जेंडर में सिर्फ आदमी है, ठीक है। अब ना वो कराची लाहौर इस्लामाबाद में ही चलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यही चलाएगा, वो बाकी जगहों पे भी चलाएगा। वो 20, 30%, 40% आपकी सजेशन को लेगा, बाकी 60% टेस्टिंग करेगा। टेस्ट कर रहा होगा, 7 डिफरेंट लोगों को दिखाया, लेडीज को भी दिखाया, इसको भी दिखाया, ये दिखाया। इसके बाद यहां से ना उसको इंटरेस्टेड डेटा मिला कि फॉर एग्जाम्पल 30 ऐसे लोग मिले जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो अब अगला जब वो आया 100 वाला पैटर्न आया, तो अब 30 तो वो लोग कैसे वाली ऑडियंस दिखा रहे हैं, वही ऑडियंस जिन्होंने देख लिया उनको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो बाकी 70% या 60% ऑडियंस बच रही है ना, उनको पता क्या दिखाएगा? वो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ऊपर वालों से मिलते जुलते हैं। ऊपर वालों से मिलते जुलते हैं मतलब उन लोगों में क्या खास बात थी 30% में, उनमें से फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर मेल थे, तो बोलेगा इंटरेस्ट ज्यादा मेल से, तो मेल को दिखाना शुरू करेगा। एक पॉइंट। दूसरा भैया वो जो जिन लोगों ने हाई इंटरेस्टेड लोग थे उनमें क्या और खास बात है, उसे देखेगा यार ये लाहौर वाले ज्यादा हैं या इसके, तो उस सिटी में ज्यादा दिखाना शुरू करेगा, तो वो डिवाइड करेगा। ये दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन उसको और इंफॉर्मेशन लगेगी, चौथे दिन और मिलेगी, करते करते 7 दिन का एक बेसिक एल्गोरिथम होता है कि 7 दिन में तकरीबन ट्रेन हो जाता है। 3-4 दिन 5 दिन लगते हैं, 3-4 दिन के अंदर अच्छा खासा ट्रेन हो जाता है, 7 दिन में टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 7वें दिन क्या होता है, आपका एल्गोरिथम मजबूत बन के खड़ा है। जब आप ऐड चलाते हो तो फॉर एग्जाम्पल 100 बचते हुए 90-95 आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस लाता है, 4-5 लोग अलग दिखाते हैं। अच्छा ये 4-5 लोग आप 10 का समझो या 20 का समझो, 20% का ये मार्जिन रखते हैं अपने हिसाब से टेस्टिंग के लिए। अगर टेस्टिंग के लिए नहीं रखेगा ना, हमेशा एक जैसे ऑडियंस रहा, कल को ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपके लिए मसला है। 20% डिफरेंट टेस्ट करता रहता है। तो अगर आपने 300 ऐड चलाया, 100 लोग आपके पास आज के दिन आए, उस 100 में से 80% ऑडियंस अब आपकी मैच कर जाएगी जो आपको चाहिए, बाकी 20% टेस्टिंग ऑडियंस होगी। उनके बिहेवियर को वो देखेगा, ये लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते। अगर खरीदते हैं तो मकसद क्या है? बेचना। अब वो कोई भी खरीदे उसको मसला नहीं है, वो बोल रहा है भाई मकसद क्या है आप ये बताओ, आपने कहा जो खरीदता है उसको दिखाओ, तो बोलेगा ठीक है। इसी तरीके से एक और ऐड चलते हैं फेसबुक वगैरह पे अपने पेज पर लाइक बढ़ाने के लिए। तो जब आप पहले दिन ऐड चलाते हो बुरा रिजल्ट आ रहा है, दूसरे दिन चलाते हो लाइक्स बढ़ना शुरू होते हैं, तीसरे और लाइक्स बढ़ते हैं। वो कैसे दिखाता है फेसबुक? मकसद क्या है? आपने कहा लाइक्स बढ़ाने, तो बोलेगा फिर लाइक्स बढ़ाने ना, आपको फिर बच्चे लाइक करें, बड़े लाइक करें, अच्छी ऑडियंस लाइक करें, बुरी ऑडियंस लाइक करें, आपका मकसद लाइक बढ़ाना है, पेज पे 500 फॉलोअर्स थे वो मैं करके दे दूंगा। अब आप बीच में आप सजेशन लेगा, आप क्या चाहते हो? आप बोले ज्यादा मर्द हो, वो बोलेगा ठीक है मैं देख लेता हूं। मर्दों को दिखाता नहीं लाइक करे, औरतों को दिखाना शुरू कर देगा, बच्चों को दिखाना शुरू कर देगा। और बोलेगा भाई जो लाइक कर रहे हैं मकसद तेरा लाइक बढ़ाना, वो 500 में पूरे करवा दूंगा। तो वो फिर इस तरीके से लाइक्स करवाना शुरू करता है। तो ये मेजर एल्गोरिथम होता है जो मार्केटिंग बेस पर क्या होता है, चल रहा होता है। तो ये इंस्टा का, फेसबुक का इनका है, टिकटॉक का है इनका। अब ये टिकटॉक का ना एल्गोरिथम ट्रेन होने में 7 दिन लगाएगा। अब 6-7 6-7 42,000 तो सिर्फ टेस्टिंग में लग जाएंगे, ऑर्डर आए या ना आए तो मसला है। तो ये बड़ी लेवल पर है, इसका इम्पैक्ट अच्छा है, इसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत है। हो सकता है एक दिन आप चलाओ 100 ऑर्डर मार दे, जितने पैसों में शायद आप पहले 20 नहीं लाते थे। और ये भी होता है एक दिन ऐसा होता है एक भी ऑर्डर नहीं लाता ये, ठीक है। 6,000 रुपए पूरे दिन में, ये 2 घंटे में जाया कर देता है ये। लेकिन फ्लक्चुएशन एक बड़े पॉइंट पे जाके, जब फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग बजट लाख रुपए पहुंच गया आपके डेली का, रोजाना आप 1 लाख रुपए का मार्केटिंग करते हो, तो अच्छा कंपनीज करती हैं, कंपनीज करोड़ों में भी करती हैं। मैं भी जिस कंपनी का ऑपरेशन संभालता हूँ वो कंपनी का डेली का बजट 50 से 55 60 हजार रुपए है। हम डेली 50 से 60 हजार रुपए का बजट करते हैं रोजाना,
50,000 रुपए जलते हैं अकाउंट से, डिजिटल मार्केटिंग होती है 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए के हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उस ऑर्डर के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो ये रहा टिकटॉक। अब वहां हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने 12,000 रुपए चलाए हैं टिकटॉक पे, ठीक है, 2 अकाउंट बना के, और फिर हमने फेसबुक पे चलाया होगा 20-25,000 रुपया, कुछ स्नैपचैट पे चलाया है, कुछ और छोटे छोटे जो उन पे 2,000, 500, 1500, लेकिन बड़ा बजट चलाते हैं फेसबुक इंस्टा पे। दूसरे नंबर पे हम चलाते हैं इस पे बहुत लाइट सा काम करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कौन ज्यादा काम करता है, इस पे काम करते हैं ज्यादा कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर वाले ब्रांड, क्योंकि कॉस्मेटिक्स जैसी चीजें, हेल्थ केयर जैसे ब्रांड जो होते हैं, वो जो लोग सर्च कर रहे हैं ना अपने स्किन और बाकी चीजों के मामले में, वो थोड़े पढ़े लिखे हुए भी हैं, ठीक है, वो चीजें इंग्रेडिएंट सोच के, तो वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं चीजें। तो उनके लिए फिर आपकी वेबसाइट इस हिसाब से ट्रेन होनी चाहिए। वेबसाइट में ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशंस भी होनी चाहिए, लाइसेंस वाली चीजें हैं तो लाइसेंस बेस्ड चीजें भी होनी चाहिए, तो प्रूफ वगैरह सारी चीजें अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेनली आता है। तो इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक है। हम मेनली किसको देखेंगे, इसके अराउंड जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, इस पे जाके भी आप मतलब 10 करोड़ की भी सेल कर दो तो करो आप, कोई इसमें वो नहीं है कि यार इसलिए तो फेसबुक इंस्टा पे तबाही हो रही, आप कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा यहाँ इस पॉइंट पर। अच्छा 10 बज गए, अल्लाह अकबर, मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम का। बहरहाल अगला जो हमारा टॉपिक है मेन, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए अकाउंटिंग में क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग 2 किस्म की है। एक होती है यूनिट अकाउंटिंग, ठीक है। यूनिट अकाउंटिंग का मतलब किसी एक यूनिट, जो आपका एक प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसकी यूनिट अकाउंटिंग करना, कि उसमें इतना बजट होगा, 300 रुपए इसके होंगे, 200 इसके होंगे, 50 होंगे, पैकेजिंग के होंगे, ये पूरा डिवाइड करना। और एक है ओवरऑल अकाउंटिंग, कि भाई यूनिट को मारो भाड़ में गए, मंथ एंड होता है प्रॉफिट है कि लॉस है, बैलेंस शीट बताओ क्या बन रही है। अब वहां एक कैलकुलेशन लगती है। वैसे तो अगर अकाउंटिंग में जाए, बड़ी अकाउंटिंग बहुत लंबी डिटेल होती है, बड़ी कंपनीज के अंदर अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन इस बिजनेस के लिए बेसिक से एक अकाउंटिंग है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, एक्सेल पे किस तरीके से होगी, पूरा सिस्टम बिल्ड करना आपको बताऊंगा। अच्छा, अकाउंटिंग पहले क्यों पढ़ रहे हैं सर, वो तो सेल करने के बाद होगी। मतलब जैसे सेल आना शुरू हो जाता है फिर और कुछ काम नहीं रहता, फिर होता है सर कभी बेचने पे ध्यान, तो सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम पहले बना हुआ होगा, आपने सिर्फ उसमें डेटा एंटर करना है, ये करना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम प्रोडक्ट की अकाउंटिंग समझेंगे। प्रोडक्ट की अकाउंटिंग और प्रोडक्ट को वो हंट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे। ये पॉइंट करेंगे, हमारे 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस पे निकलेंगे। देन फिर आपके पास एक टारगेट होगा कि आप मार्केट जाओ और प्रोडक्ट हंट करके लाओ। अच्छा, जो नए बच्चे उनको मैं पहले बता देता हूँ, हमारा ये कोर्स क्या है। कोर्स बड़ा सिंपल है, 4 चीजों के ऊपर है। क्या क्या है वो 4 चीजें बच्चों, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक से पहले प्रोडक्ट आई, ले ली, एक प्रोडक्ट मिल गई, उसकी मार्केटिंग की, फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे, कन्वर्जन लाएंगे उसकी, और देन फुलफिलमेंट करेंगे, जिसको लॉजिस्टिक वाला काम बोलते हैं। ये मेजर काम है इसका कोर्स के अंदर। हम अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कहा बिजनेस को आइडिया समझना, इनके एल्गोरिथम, ये पार्ट रहेगा, लेकिन मेन मकसद क्या है, एक प्रोडक्ट फाइनल करनी है और वो हमें 2 महीने से पहले करनी है। ये जो हमारा 2 मंथ है, इससे पहले हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे, फेसबुक पेज, ब्रांडिंग छोटा मोटा पार्ट वो कंप्लीट कर लेंगे। जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा उसके 2 हफ्ते के अंदर, शुरू के 2 हफ्ते में हम मार्केटिंग सीख जाएंगे, तो हम मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। फिर साथ साथ आप मार्केटिंग कर रहे होगे, आपके पास क्वेरीज आएंगी, कस्टमर्स आएंगे, उनसे सेल कैसे लानी है वो वाला सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा। सेल कन्वर्ट करना आ गया, आप जाहिर सी बात है उनको ऑर्डर भेजने भी है, तो उनकी लॉजिस्टिक वाला क्या पूरा प्रॉफिट होता है वो आपको समझाऊंगा। तो ये 4 चीजों के ऊपर हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स बेस करना है। लेकिन मेजर चीजें जो 5 चीज बताऊं, उसको लाजमी आपने क्या करना है, फॉलोअप करना है। अभी मेन चीज आपके लिए ये टुडेज के ऊपर लगातार लगे रहो, एक ये वाला काम। दूसरे नंबर पे शार्क टैंक की वीडियोस देखो, वो देखोगे आपके सवाल आएंगे। अभी आपकी तरफ से इतने सवाल नहीं आते, ये है कि डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा हो। लास्ट क्लास में हमारे पास जो बच्चे थे पहले, उसमें सबसे मेन पॉइंट था उनका डिस्कशन बहुत